हम्म, करो। हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपकी संस्कृत की मैराथन क्लास। देखिए, जो आपके एग्जाम में आपकी लैंग्वेज पूछी जाती है, दो लैंग्वेज आती है। पहले थोड़ा सा चीजें समझिए, उसके बाद फिर आप लोगों के लिए जो मैं आपकी संस्कृत की क्लास है उसको स्टार्ट करूंगा। पहले कुछ चीजें समझिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, एक सेकंड, थोड़ा बोर्ड कहा गया। पहले थोड़ा सा चीज आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए चीजें स्टार्ट करने वाला हूं। आपके एग्जाम में दो लैंग्वेज आप लोगों ने ली हुई है। कोई भी आप लोगों ने दो लैंग्वेज ली हो, यानी दो भाषा ली हो, तो दो लैंग्वेज आप लोग लेते हो अपने एग्जाम के अंदर। दो लैंग्वेज आपके एग्जाम में आती है 30-30 नंबर की, ठीक। और 30 नंबर ही आपके बटे होते हैं, आपके डिवाइड होते हैं। 15 नंबर में आपके आते हैं पैराग्राफ, यानी कि आपके गद्यांश और काव्यांश। और बाकी के 15 नंबर में आते हैं आपकी पेडागोजी। सेम जो आपकी दूसरी नंबर की जो लैंग्वेज होती है, सेम उसमें भी आपका यही आपका पैटर्न होता है, ठीक। अब एक लैंग्वेज, अगर आप लोगों की संस्कृत मैराथन क्लास है, तो जहां तक संभावना है आपने पहली लैंग्वेज अपनी हिंदी ली होगी, इतना मैं यकीन मानकर चल रहा हूं, ठीक है। तो पहली लैंग्वेज जहां तक है आपने हिंदी ली होगी, इतना मैं मानकर चल रहा हूं। और दूसरी लैंग्वेज आप लोगों ने ली हुई है अपनी संस्कृत, आप लोगों ने ली हुई है, ठीक। या मान लीजिए हिंदी की जगह कोई भी आप लोगों ने ली हुई है। जो भी आप लोगों की दो लैंग्वेज होती है, उसमें जो आपके चैप्टर होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, टॉपिक होते हैं, वो बिल्कुल सेम होते हैं। उनमें बिल्कुल भी अंतर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। सेम आपके भाषा अर्जन आपके और भाषा अधिगम दोनों ही आपके लैंग्वेज के अंदर आते हैं। सेम आपके जो भाषा के कौशल होते हैं, दोनों लैंग्वेज के अंदर आपके आते हैं। आपका जो आपके मातृभाषा बहुभाषिकता से क्वेश्चन आते हैं, दोनों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। आपके आकलन वगैरह से संबंधित क्वेश्चन दोनों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और आपके एनसीएफ से जो आपके पॉइंट बनते हैं, वो भी दोनों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपकी कोई भी दो लैंग्वेज आपकी होती है, तो सेम टॉपिक सेम चैप्टर होते हैं। बस आपका यह फर्क होता है, एक चीज आपकी हिंदी में पूछी जाती है और दूसरी चीज आपकी संस्कृत के अंदर पूछी जाती है। उसके अलावा कोई भी चेंज आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलता। तो 15 नंबर में तो यहां तो आपके गद्यांश काव्यांश यहां पर आएंगे, और 15 नंबर में गद्यांश और काव्यांश यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इनको करने के लिए कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। इसके ऊपर पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो भी बनाकर डाली थी कि ऑनलाइन आपको किस तरीके से सोल्व करना है। उसके बाद तो बस आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बच जाती है। तो इसके लिए जितना प्रैक्टिस करें उतना ही बढ़िया रहेगा। और प्रैक्टिस कैसे करनी है? ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर कैसा होगा? पेपर होगा आपका ऑनलाइन। तो जितना हो सके गद्यांश और काव्यांश की ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए। वहां पर आपको गद्यांश और काव्यांश आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये जो मेरे वाले मॉक टेस्ट है, उस पर बच्चे कर भी रहे हैं प्रैक्टिस। तो आपके सामने गद्यांश और काव्यांश आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, गद्यांश काव्यांश के अंदर उसका आंसर ढूंढिए, उसको नेक्स्ट एंड सेव करिए, अगले के ऊपर बढ़ जाइए। तो उसके ऊपर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को सहूलियत होगी, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। 15 नंबर और 15 नंबर फ्री के 30 नंबर है, इनके अंदर तो बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रही इसके अंदर आपकी जो बेसिक ग्रामर आपकी पूछी जाती है, पूरी ग्रामर आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि पूरी ग्रामर आप लोग पढ़ने बैठ जाओ। बट आपको बेसिक ग्रामर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक ग्रामर के बारे में आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर डाली थी, क्योंकि जो आपके ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं आपके गद्यांश और काव्यांश के अंदर से आपके पूछे जाते हैं। और मान के चलिए आपकी जो बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे खास आपके पूछे जाते हैं, अगर मैं दोनों लैंग्वेज की आपकी बात करूं। तो एक वीडियो मैंने बेसिक ग्रामर के नाम से डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर, उसको जाकर देख लो। एक वीडियो से आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो ये फ्री के 30 नंबर है, इन 30 नंबर को आप बिल्कुल मत छोड़िए। एक मोटा नंबर है आपका 30 नंबर का। ये हो गई आपके गद्यांश और काव्यांश की बात। अब बात करते हैं आपके 15-15 नंबर आपके पेडागोजी के। तो 15 नंबर की पेडागोजी में किसी भी एक लैंग्वेज को आप लोग पढ़ लो, तो उससे आपकी दूसरी लैंग्वेज ऑटोमेटिक आपकी कवर हो जाएगी। जैसे मैंने आपको हिंदी की मैराथन क्लास कराई थी, तो अगर आपने मेरी हिंदी की मैराथन क्लास देख ली, तो संस्कृत के जो आपके टॉपिक है, या जो आपकी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती है, XYZ कोई भी लैंग्वेज होती है, तो उसके टॉपिक आपके अपने आप ही आपके कवर हो जाते हैं, क्योंकि सेम टॉपिक आपके दिए होते हैं, ठीक। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे कि दोनों लैंग्वेज के अंदर कुछ भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। दोनों के दोनों आपके लैंग्वेज सेम होती है। सेम गद्यांश काव्यांश आपके दोनों के अंदर आते हैं। सेम आपके पेडागोजी के चैप्टर आपको दोनों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक।
तो ये बात मैंने आपको शुरुआत में बता दी कि कभी आप दोनों में सोचो कि दोनों के अंदर आपको कुछ चेंज आपको देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको संस्कृत के भी आपको टॉपिक आपको कराऊंगा, सेम ही आपके टॉपिक होते हैं, बट मैं आपको यह कहूंगा कि आप लोग मेरी हिंदी की मैराथन क्लास जरूर देखना, क्योंकि उसको मैंने बहुत खोल के बताया हुआ है, उसको बहुत डिटेल में बताया हुआ है। और अगर आपने उसको देखा और इसको देखा संस्कृत वाली को, तो दोनों लैंग्वेज आपकी कवर हो जाएगी। और एक तरीके से मान के चलिए आपके 60 नंबर लैंग्वेज के आपके पूरे आपके कवर हो जाएंगे, जो आपके 30-30 नंबर के आपके बनते हैं। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, इसको आपने अच्छी तरीके से गांठ बांध लिया होगा। और इसके बाद अब मैं शुरू करता हूं आपकी मैराथन क्लास, जो आपकी संस्कृत की आपकी होने वाली है, ठीक। और इसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी एक आपकी इंग्लिश की और एक आपकी सोशल साइंस वगैरह की आपकी मैराथन क्लास बचती है, तो उसको मैं कराऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, जो मेन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। हालांकि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है अपनी तरफ से, कोई कसर छोड़ी नहीं है इंपोर्टेंट की, तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ और लाने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मॉक टेस्ट आप लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस करिए जितना हो सके, गूगल के ऊपर जाकर सर्च करिए sachinacademy.com, मेरी वेबसाइट आ जाएगी, वहां पर मॉक टेस्ट दिए हुए, रजिस्ट्रेशन करके अपना मॉक टेस्ट आप लोग प्रैक्टिस करिए जितना भी हो सके, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या दिक्कत आती है बच्चों को, उसको ट्रांसलेशन करने की दिक्कत आती है। कुछ जो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, जो संस्कृत जो आपकी लिखी होती है, उसको कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है हिंदी के अंदर। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बताऊंगा, इनके बारे में आप लोग जानिए, जिससे आपको संस्कृत से हिंदी कन्वर्ट करने में आपको आसानी रहेगी, आपको सहूलियत रहेगी, ठीक है जी। सभी को गुड इवनिंग, ठीक है, हाँ ठीक, सभी को गुड इवनिंग, ठीक। देखिए इन शब्दों के ऊपर बात करते हैं एक एक करके, या तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना जिन स्टूडेंट के पास मेरे नोट्स है, तो ये शब्द ऑलरेडी मैंने उनके अंदर डाले हुए, आप लोग इनको देख सकते हो। देखिए अगर मैं बात करूं संस्कृत के वर्ड्स की, शब्दों के बारे में बात करूं, तो जैसे अस्थि लिखा होता है, तो अस्थि को हिंदी में बोला जाता है हा, किम को बोला जाता है आपका क्या बोला जाता है, सा को बोला जाता है आपका वह, यथा को बोला जाता है आपका जैसे, कथम को बोला जाता है आपका कैसे, ठीक। उसी तरीके से ना को बोला जाता है आपका नहीं, नास्ति को बोला जाता है आपका नहीं है, अहम को बोला जाता है आपका मैं, त्वम को बोला जाता है आपका तू, और कहा को बोला जाता है आपका कौन, ठीक। तो जिन बच्चों के पास अगर मान लीजिए नोट्स नहीं है, तो इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, और वरना नोट्स के अंदर ये सब चीजें मैंने डाली हुई है। उसके अलावा कुछ और शब्दों के ऊपर बात करते हैं, इनसे क्या होगा, जो संस्कृत आपके एग्जाम में पूछी जाती है, अगर आपको इन शब्दों की नॉलेज होगी, तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो संस्कृत से हिंदी में, आप लोग इजिली इनको कन्वर्ट कर सकते हो। बात करते हैं आपके आगे कुछ और शब्दों के बारे में बात करते हैं। जो आपका तथा होता है उसको कहा जाता है आपका वैसे, यदा को कहा जाता है आपका जब, संगात को कहा जाता है आपका समूह यानी कि आपका ग्रुप में, यति को कहा जाता है आपका की, यदि को कहा जाता है आपका अगर कहा जाता है। उसी तरीके से आपका सदा को कहा जाता है आपका हमेशा, पश्चात या फिर इसको पश्चात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है आपका बाद में, सबसे ज्यादा पश्चात ही आपका बोला जाता है। से को कहा जाता है साथ, तेसी को कहा जाता है उनमें, और तहिम को कहा जाता है आपका तो, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग चाहे तो। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और देखते हैं, कुछ और शब्दों के बारे में। आगे आपके दिए हुए तवते, तवते को कहा जाता है आपका तेरा, मम को कहा जाता है आपका मेरा, जैसे कहा जाता है मम परिवार, मम विद्यालय है, इस तरीके से कहा जाता है, ठीक। तस्य को कहा जाता है आपका उसका, कर्म को कहा जाता है कार्य यानी काम, मार्ग को कहा जाता है आपका रास्ता, अद्य को कहा जाता है यानी आज, अपी को कहा जाता है अभी, चा को और, यत्न को कहा जाता है प्रयत्न, अधोलिखित को कहा जाता है नीचे दिए गए। जैसे आपका एग्जाम में ऑप्शन को दिया होता है क्वेश्चन कि अधिलिखित तो आपका अधोलिखितेषु, और फिर आगे आगे डैश डैश करके क्वेश्चन दिया होता है, तो ये आपका मतलब होता है नीचे दिए गए कथनों में से, और फिर जो भी आपको क्वेश्चन आपको दिया होता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण वर्ड्स है, आपके कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, जिससे आपको कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी, संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी। जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसको आप लोग समझ पाओगे, इससे आपको आसानी रहेगी, और जो आपको ऑप्शन दिए होंगे उसको भी आपको समझने में आपको सहूलियत रहेगी इसके माध्यम से, ठीक है। तो यहां पर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना नोट्स के अंदर मैंने ये चीज ऑलरेडी पहले से ही डाली हुई है, ठीक। तो यहां तक आप लोग समझ गए। अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण आपके टॉपिक के ऊपर, जो आपके सेम आपके हिंदी और आपके जो आपकी लैंग्वेज होती है दोनों के अंदर आपके पूछे जाते हैं। देखिए पहले जो आपके टॉपिक है आपका मातृभाषा, मदर टंग वाला, और आपका बहुभाषिकता।
ये आपका ऐसा टॉपिक है जो आपकी सभी लैंग्वेज के अंदर आता है, चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज आप लोगों ने ली हो। बात करें मातृभाषा की, तो मातृभाषा के बारे में चाहे आपका एनसीएफ 2005 हो, चाहे आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो, चाहे आपका राइट टू एजुकेशन 2009, तो सभी ने मातृभाषा को क्या माना है? सभी ने इसको बड़ा ही महत्वपूर्ण माना है। क्या माना है? सभी ने बच्चों की जो मातृभाषा होती है इसको बड़ा ही क्या माना है? महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, इसको कभी भी प्रॉब्लम यानी कि बाधा के रूप में नहीं माना। और इसको क्या माना है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाए इसकी मातृभाषा में कम्युनिकेट करने के, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चा अपनी मातृभाषा में बोल सके, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा अपनी मातृभाषा में बोलेगा, कम्युनिकेट करेगा, विचारों का आदान प्रदान करेगा मातृभाषा में, उतना ही ज्यादा उसका कॉन्फिडेंट भी उसका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अवसर देने चाहिए बच्चों को उसकी मातृभाषा में। एनईपी 2020 ने तो यहां तक कहा हुआ है कि आपकी क्लास 8 तक आपका जो शिक्षण का आपका माध्यम होना चाहिए वो उसकी मातृभाषा में उसका माध्यम होना चाहिए। इसको एक किसके रूप में माना है? इसको एक हमेशा एक संसाधन के रूप में माना गया है, एक रिसोर्स के रूप में आपकी मातृभाषा को माना गया है। चाहे किसी की भी मातृभाषा हो, बच्चे की मातृभाषा हो, या चाहे आपको ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट की जो मातृभाषा होती है उसको माना गया है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो आपकी मतलब हमारे देश के अंदर जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा कभी नहीं माना, उसको राजभाषा माना है। क्योंकि हिंदी को राजभाषा इसलिए माना है क्योंकि हिंदी से ज्यादा जो प्रेफरेंस दी गई है वो मातृभाषा दी गई है। ठीक है, तो इसलिए मातृभाषा को आपका महत्वपूर्ण माना गया है। उसके अलावा दूसरी चीज होती है आपकी बहुभाषिकता होती है। बहुभाषिकता का मतलब होता है जब आपकी एक क्लासरूम के अंदर अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे पढ़ते हैं। भाई जैसा हमारा देश है तो हमारे देश के अंदर अलग अलग भाषाओं वाले लोग रहते हैं। कोई हिंदी बोलता है, तमिल बोलता है, कन्नड़ बोलता है, समीज बोलता है, मराठी बोलता है, तो अलग अलग भाषाओं वाले लोग हमारे देश के अंदर रहते हैं। तो हमारी क्लासरूम का भी जो माहौल रहेगा कैसा रहेगा, वो भी अलग अलग भाषाओं वाला देखने को मिलेगा। तो बहुभाषिकता को भी ध्यान रखना है, इसको भी आपको क्या मानना है? इसको भी हमेशा आपको एक संसाधन के रूप में मानना है। कभी इसको आपको प्रॉब्लम नहीं मानना कि यार मुझे तो हिंदी बोलने को आती है तो मुझे भी क्लासरूम ऐसी चाहिए जहां पर ज्यादा हिंदी बोलने वाले बच्चे मिले। ठीक है, तो इसको भी आपको हमेशा एक संसाधन के रूप में आपको मानना है। जब अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे क्लासरूम के अंदर आपको बैठने को मिलेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? उनका आपस में आदान प्रदान होगा। किसका? भाषा का आदान प्रदान होगा। आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। जब आपस में एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे की जो भाषा होगी उनका शब्दों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, और जब शब्दों का आदान प्रदान होगा तो उनके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। किसमें वृद्धि होगी? तो उनके शब्द भंडार में आपकी वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, एक दूसरे के शब्दों के बारे में वो लोग जानेंगे। जब शब्दों का और जब भाषा का आदान प्रदान होगा तो भाई उनके कल्चर यानी कि संस्कृति का भी आदान प्रदान होगा। तो यानी कि वो लोगों की संस्कृति का आदान प्रदान होगा तो संस्कृति का सम्मान भी करेंगे बच्चे आपस में। क्या काम करेंगे? संस्कृति का सम्मान भी वो आपस में एक दूसरे का करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो बच्चे की मातृभाषा होती है, चाहे बच्चे की जो आप बच्चे की कह रहे हो, चाहे जो क्लास का जो आपका माहौल होता है वो आपका बहुभाषिकता होना चाहिए और आपका मातृभाषा से आपका भरपूर होना चाहिए, इससे परिपूर्ण आपका होना चाहिए। इन दोनों को ही आपको हमेशा एक रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में आपको मानना है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर होगी। चलिए बढ़ते अब आपके इससे संबंधित आपके क्वेश्चन की ओर जो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। क्वेश्चन सामने आपको अपनी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यम विषय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते। तो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कि 8वीं कक्षा तक शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए? राइट टू शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि 8वीं कक्षा पर्यंतम यथासंभव मातृभाषा शिक्षण माध्यम आपका भवितु, कि 8वीं कक्षा तक जितना संभव हो सके मातृभाषा का माध्यम कैसा होना चाहिए? शिक्षा का आपका शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? आपका मातृभाषा होना चाहिए। जो बात मैंने आपको शुरुआत में बताई कि क्लास 8 तक शिक्षा का माध्यम आपका कैसा होना चाहिए? आपका मातृभाषा आपका होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी कहता है, एनईपी 2020 भी कहता है और आपका एनसीएफ 2005 भी कहता है। इस बात को इसका सबसे महत्वपूर्ण इसको माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने इसी से संबंधित एक और आपको दिया हुआ है कि विद्यालय शिक्षायाम नीति रूपे बहुभाषिकता इत्यस्य को अर्थ हो, कि विद्यालय की नीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या मतलब होता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि सर्वे बालिका है मातृभाषायाम गृह भाषायाम विद्यालय अध्ययनम प्रारंभते,
कि सभी बालक मातृभाषा या गृह भाषा के रूप में विद्यालय में अपना अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमने भी ऐसी प्रारंभ करा था। विद्यालय में कैसे प्रारंभ करा था? अपनी मातृभाषा में या घर की भाषा में। बात एक ही है, यानी मातृभाषा की बात हो रही है। यदा ते प्रगति कुर्वन्ति तदा अन्यसाम भाषाणाम वृद्धि कुर्वन्ति। इसने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो जब विद्यालय में अपनी भाषा का आरंभ करते हैं तो अपनी मातृभाषा में करते हैं, घर की भाषा में करते हैं, और जब वे प्रगति करना स्टार्ट कर देते हैं तो दूसरी भाषा में भी वृद्धि करते हैं, दूसरी भाषा को भी सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बात हो रही है यहां पर बहुभाषिकता की बात हो रही है, या फिर मातृभाषा पर आधारित आपकी बहुभाषिकता की बात हो रही है, या फिर आपकी मातृभाषा पर आधारित आपकी बहुभाषिकता की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में बहुभाषिकता की बात हो रही है। सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मानना है? दोनों को महत्वपूर्ण मानना है। और आपका बच्चा जो स्टार्ट करता है स्कूल में, पहले अपनी मातृभाषा में स्टार्ट करता है, उसके बाद वो दूसरी लैंग्वेज को अपना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। बढ़ते अब आपके दूसरे टॉपिक की ओर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा था, आज दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने हिंदी की मैराथन क्लास देखी होगी तो आप लोगों की आज रिवीजन हो जाएगी अच्छी खासी। जिन लोगों ने पहले हिंदी की क्लास देखी थी तो उनकी आज रिवीजन अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर एक बार नजर डालिए। तो अगला सामने आपको अपनी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? अगला दिया हुआ है आपको कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। देखिए, पहले नजर डालते हैं भाषा अर्जन के बारे में, भाषा अर्जनम के बारे में। इतना अंतर होता है, एक जगह अर्जन एक जगह अर्जनम, तो ये अंतर आपको दिया होता है। तो भाषा अर्जन होती है जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी जटिलतापूर्ण के, एक नेचुरल प्रोसेस के रूप में सीखा जाता है, तो वो होती है आपकी भाषा अर्जन होती है। वो कौन सी भाषा होती है? वो होती है हमारी मातृभाषा। जैसे हमारी मातृभाषा, जैसे मेरी मातृभाषा मेरी हिंदी है, तो हिंदी को मैं एक प्राकृतिक रूप से सीख गया, बिना प्रयास करे, अपने आप ही सीख गया हिंदी को। ठीक है, बिना किसी प्रयास करे, अपने आप, मुझे किसी संसाधनों की भी जरूरत नहीं पड़ी। और आई होप आप लोग भी सब ऐसे सीख गए। आई होप क्या सीख गए आप लोग, सब ऐसे सीख गए। ठीक है, तो मेरे परिवार में जो भाषा बोली जाती थी, या आप लोगों के परिवार में जो भाषा बोली जाती थी, उसका आप लोगों ने क्या काम करा? उसका आप लोगों ने करा अनुकरण। ठीक है, अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉपी करना, यानी कि इमिटेट करना। तो इस भाषा का आप लोगों ने करा कॉपी। तो जो भाषा हमारे परिवार के अंदर बोली जाती थी उसका अनुकरण करके, कॉपी करके हम भी उस भाषा को सीख गए, जो हमारी मातृभाषा होती है। ठीक है, तो यही होता है आपका भाषा अर्जन होता है, जब किसी भाषा को यूं ही सीख लिया जाता है एक प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो यह भाषा सीखी जाती है, अपने परिवार से सीखी जाती है, प्राकृतिक रूप से सीखी जाती है, और ये आपकी सहज और स्वाभाविक होती है। और इसके अलावा लिख सकते हो सरल होती है। ठीक है, इसे सीखना बहुत आसान होता है। क्या इसको सीखने में आप लोगों को कोई दिक्कत हुई थी? कोई दिक्कत इसको आप लोगों को नहीं हुई। और ये अनौपचारिक रूप से सीखी जाती है। और इसके अलावा ये कौन सी होती है? हमारी मातृभाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, या जिसको अपनी नेटिव लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये हो गई हमारी भाषा अर्जन हो गई। उसके अलावा दूसरी होती है आपकी भाषा अधिगम होती है। भाषा अधिगम ये होती है आपकी, अगर किसी दूसरी भाषा को सीखने के लिए, अब यहां पर मातृभाषा के रूप में हमने अपनी हिंदी भाषा को सीख लिया। अगर मान लो हमें कोई दूसरी भाषा सीखनी है, दूसरी भाषा हमें चाइनीज सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, या कोई कोरियन भाषा सीखनी है, तो मान लीजिए अगर हमें कोई दूसरी भाषा सीखनी है, जो बात मैंने आपको पहले भी बताई थी हिंदी वाली क्लास में, इंग्लिश भाषा सीखनी है, तो इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए हमें इंग्लिश के टीचर की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश की किताबों की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश के नियमों की जरूरत पड़ेगी। तो जब किसी भाषा को सीखने के लिए हमें संसाधनों की जरूरत पड़े, तो वो होती है आपकी भाषा अधिगम होती है, और ये होती है आपकी दूसरी भाषा होती है। क्योंकि प्रारंभिक भाषा कौन सी होती है? आपकी भाषा मातृभाषा होती है, और दूसरी भाषा आपकी भाषा अधिगम होती है। इसमें नियम की जरूरत पड़ती है, व्याकरण की जरूरत पड़ती है, इंग्लिश के टीचर की जरूरत पड़ती है, किताबों की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपके संसाधनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और उसमें संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती। और ये आपकी स्कूल से सीखी जाती है, और ये प्रयासपूर्ण आपकी जटिलतापूर्ण आपकी सीखी जाती है, और औपचारिक रूप से सीखी जाती है, और ये यूं ही सीख ली जाती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी भाषा अर्जन, और ये आपकी भाषा अधिगम होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। 2 नंबर आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको दिलाएगी। 1 नंबर आपकी एक लैंग्वेज में, चाहे आपने हिंदी ली हो, और दूसरा नंबर आपकी संस्कृत में। तो ये 2 नंबर आपकी झोली में आपको दिलाने वाली है भाषा अर्जन और आपका भाषा अधिगम का, आपका जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया। अब देखिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो मैं सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इसको ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषा अधिकरण से अर्थ अस्ति, कि भाषा अधिकरण का क्या अर्थ है। पहला दिया हुआ है इसके ऑप्शन के अंदर कि भाषाएं व्याकरण से नियमानाम शिक्षणम, कि
कि भाषा के व्याकरण के नियमों का शिक्षण दिया जाता है इसके अंदर। तो भाषा के व्याकरणों का शिक्षण किस में दिया जाता है, भाषा अर्जन में या भाषा अधिगम में? तो भाषा अधिगम में दिया जाता है, ना कि भाषा अर्जन में। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है अनौपचारिक परिवेश अचेतन रूपे भाषाया शिक्षणम, कि अनौपचारिक रूप से भाषा का शिक्षण दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अनौपचारिक रूप से कौन सी भाषा सिखाई जाती है, आपकी भाषा अर्जन। और औपचारिक रूप से कौन सी भाषा सिखाई जाती है, भाषा अधिगम सिखाई जाती है। तो भाषा अर्जन की बात हो रही है तो कौन सा हो जाएगा आपका, भाषा अर्जन हो जाएगा। सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे सीटेट के एग्जाम में, एक इस लैंग्वेज में और एक आपका दूसरी लैंग्वेज में, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी ली है। ठीक, यहां तक बढ़ गए आप लोग। चलिए बढ़ते अब आपके अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका कौन सा आपका टॉपिक है, अगला टॉपिक आपका पढ़ने के प्रकार। ये भी आपका आज आपका दोबारा आपका रिपीट हो रहा है, पढ़ने के जो प्रकार होते हैं। ये क्या आ गया, पढ़ने के प्रकार के ऊपर डालते हैं एक बार नजर। जो जो आपके पढ़ने के प्रकार दिए हुए इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। ठीक है जी, सही चल रहे भाई आप। पढ़ने के प्रकार के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। देखिए पढ़ने का प्रकार एक होता है आपका स्किमिंग रीडिंग। स्किमिंग रीडिंग के अंदर मैंने बताया था आपको कि जो पढ़ने वाला होता है, जब वो किसी केंद्रीय उसका पढ़ने की सामग्री का केंद्रीय भाव और सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है। भाई कोई चीज वो पढ़ रहा है, मान लीजिए न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है, ठीक है। अगर कोई न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है और उसका न्यूज़पेपर के अंदर वो किसी चीज का केंद्रीय भाव और सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये आपका हो जाएगा स्किमिंग रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, यहां पर वो जो लेखक का जो उद्देश्य दिख रहा है उसके लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है, तो ये हो जाएगा आपका स्किमिंग रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उसके अलावा हो जाएगा आपका स्कैनिंग रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका स्कैनिंग रीडिंग हो जाएगा। यहां जो पाठक होता है किसी विशेष जानकारी को अगर पढ़ना होता है, ठीक है, अगर कोई विशेष जानकारी पढ़नी है, जैसे मान लीजिए कोई विशेष जानकारी चल रही है, जैसे न्यूज में आज कौन सी विशेष जानकारी चल रही है कि हिमाचल प्रदेश में सीएम कौन बन गया, तो कोई विशेष जानकारी अगर उसको पढ़नी है तो विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए जब वाक्य को जल्दी जल्दी पार करता है कि हिमाचल प्रदेश का सीएम देख लूं और एमसीडी में कौन अपना मेयर बनने वाला है इसको जल्दी जल्दी देख लूं, तो जब इस तरीके से पढ़ता है तो आपका स्कैनिंग आपका रीडिंग हो जाता है। गहन पठन होता है जब बिल्कुल बारीकी से एक एक तरीके से पढ़ता है कि देखे एमसीडी में जो है मेयर कौन बनेगा, कितने सारे जो आपके मेयर वो बने, निगम पार्षद बने, कौन सा किस तरफ जाएगा, तो बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज का जब विश्लेषण करके देखता है तो वो होता है आपका गहन पठन होता है। ठीक है, तो ये 3 पठन सबसे ज्यादा आपके मेन होते हैं जो मैंने आपको बताए। अब इनसे संबंधित जैसे क्वेश्चन सामने आपको अपनी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर आपके नजर डालते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि श्रुति है घटना नाम सूचनार्थम पत्रिकाम पठती, श्रुति घटना की सूचना के लिए पत्रिका को पढ़ती है। तस्याह पठनम किम कथ्यते, कि ऐसे पठन को, इस पढ़ने को क्या कहोगे, स्किमिंग कहोगे। स्किमिंग की यहां पर बात नहीं हो रही। सौद्देश्यम पठनम, किसी उद्देश्य के पढ़ने की बात हो रही है, नहीं उद्देश्य के पढ़ने की बात नहीं हो रही, किसी घटना को पढ़ने के लिए बात हो रही है। यहां पर मनोरंजन के पढ़ने की भी बात नहीं हो रही, या फिर स्कैनिंग की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर श्रुति क्या हो रही है, किसी घटना की सूचना के लिए पढ़ रही है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, स्कैनिंग रीडिंग आपका आंसर यहां पर, 4th आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक की ओर जो आपके दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक है जी, सही चल रहे हो भाई आप लोग। हाँ, प्रैक्टिस इनकी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे इनकी उतना ही बेनिफिट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पढ़ते हैं जो आपके दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, एक आपकी दूसरी में और एक आपका इस वाली में संस्कृत में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज दोबारा बताता हूं इनके बारे में। पहले बात करते हैं आपके नोम चोम्स्की के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फोटो आपकी नोम चोम्स्की के साथ में आपको देखने को मिल रही है। नोम चोम्स्की ने कहा था कि जो बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो होती है जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे में भाषा सीखने की कैसी क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है, यानी बच्चा भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। ठीक है, सही बात कही थी यार, हम लोगों ने भाषा अपने आप ही सीख ली। आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने भाषा को सीखा है? कोई भी ऐसा नहीं है, अपने आप ही भाषा को सीख लिया, जैसे जो हमारी मातृभाषा होती है। तो ये वाली बात किसने कही, आपके नोम चोम्स्की ने कही। दूसरा पॉइंट ये निकल कर आता है जो नोम चोम्स्की ने कहा था कि जो भाषा जो सीखी जाती है वो सीखी जाती है एक डिवाइस की हेल्प से, जिसका नाम है आपका LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र।
कि हमारे माइंड के अंदर, बच्चों के माइंड के अंदर एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है भाषा अधिग्रहण यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसकी हेल्प से बच्चा क्या काम करता है, भाषा के जो आपके सार वो होते हैं, व्याकरण के जो नियम होते हैं, उनकी हेल्प से किसी भाषा को अपने आप ही सीख जाता है। यानी सार्वभौमिक जो आपका व्याकरण होता है, उसका जो आपको नियम होते हैं वो किसने दिए, सार्वभौमिक व्याकरण के नियम किसने दिए, तो सार्वभौमिक व्याकरण का आपका नियम दिया आपके नोम चोम्स्की ने, कि हमारे माइंड के अंदर एक आपकी व्याकरण होती है और उसकी हेल्प से बच्चा किसी भाषा को अपने आप ही सीख जाता है। ठीक है, जब जन्म के साथ ही हमारे अंदर क्षमता होती है किसी भाषा को सीखने की, तो भाई सीखेंगे नहीं, अपने आप ही सीख जाएंगे। उसके अलावा एक बात इन्होंने ये भी कही कि इन्होंने दो संरचनाएं बताई। दो संरचनाओं के अंदर इन्होंने बताई थी, एक तो आपकी बताई थी सतही संरचना और एक बताई थी आपकी गहरी संरचना। ठीक है, सतही संरचना और आपकी गहरी संरचना। सतही संरचना के अंदर इन्होंने बताया था, जो आपकी सरफेस लेवल है, इन्होंने बताया था कि इसमें बच्चा जो होता है वो शब्दों के बारे में सिर्फ शब्दों के बारे में सिर्फ जानकारी प्राप्त कर पाता है, लेकिन उनका मतलब नहीं पता होता बच्चों को उसके बारे में। जैसे मान लीजिए आप बच्चों से कहोगे पानी, ठीक है, तो बच्चों को पानी के बारे में पता होगा। बच्चों से कहोगे मम्मी या पापा, तो बच्चा इन शब्दों के बारे में जानता है बस, लेकिन इनके मीनिंग नहीं पता होते उसको। लेकिन जो गहरी संरचना होती है, इसमें इनके अर्थ जानना शुरू कर देता है। जो शब्द होते हैं इसमें इनके अर्थ जानना बच्चा शुरू कर देता है। जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम में आज तक के सीटेट का इतिहास है, आपके एग्जाम में आज तक भी जितने भी पॉइंट पूछे गए हैं आपके नोम चोम्स्की से संबंधित, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में नोम चोम्स्की ना पूछे गए। वो यही पूछे गए कि जन्मजात भाषा सीखी जाती है, किसने कहा, नोम चोम्स्की ने। भाषा अधिग्रहण यंत्र का कंसेप्ट किसने दिया, चोम्स्की ने। सार्वभौमिक व्याकरण नोम चोम्स्की ने। और ये कभी कभार आपका पूछा जाता है सतही संरचना और आपका गहरी संरचना। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है, और इससे बाहर आपका आज तक नोम चोम्स्की से संबंधित आपके एग्जाम में ना तो आया है और ना ही आएगा, इतनी मुझे पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके भाषा के संबंध में जो आपके नोम चोम्स्की के आपके विचार थे। ठीक, उसके अलावा दूसरे मनोवैज्ञानिक आपके आते हैं लेव वाइगोस्की, जिनका पूरा का पूरा सिद्धांत मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सीडीपी की मैराथन क्लास देख लेना, पूरी की पूरी सीडीपी मैंने कवर कराई हुई है। उससे बाहर सीडीपी मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में आएगी, तो महामैराथन क्लास कराई हुई है, यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेना, सीडीपी मैराथन क्लास बाई सचिन सर डाल के देख लेना, वो मैराथन क्लास आ जाएगी, उसको देख लेना। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने वाइगोस्की का आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी पूरी कराई हुई है। लेकिन भाषा के संबंध में जो इनके विचार थे उसको बता देता हूं। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण आपकी तीन चीजों को माना था, सोसाइटी को, कल्चर को, और तीसरा किसको माना था, भाषा को माना था। किसको माना था, भाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना था। इन्होंने कहा था कि सबसे पहले आपकी भाषा आती है और उसके बाद क्या आता है, आपका चिंतन आता है। ठीक है, चिंतन को इन्होंने दूसरे नंबर पर माना और पहले पर आपकी भाषा को माना था। उसके अलावा एक इन्होंने प्राइवेट स्पीच का कंसेप्ट दिया था। प्राइवेट स्पीच का कंसेप्ट इन्होंने दिया, जिसको कहा जाता है आपका संभाषण कहा जाता है, जिसको संभाषण कहा जाता है। ठीक है, या भाषण भी जिसको कह देते हैं। जब बच्चा अपने काम को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए जिस स्पीच का यूज करता है वो होता है आपका प्राइवेट स्पीच होता है। जैसे आप लोग क्या काम करते हो, जैसे कोई लड़की कपड़ों की तय लगाते हुए, ठीक है, कपड़ों की तय भी लगा रही है और उसके अलावा बोल भी रही है। ठीक है, तो कपड़ों की तय लगाते हुए और बोल भी रही है, तो जब अपने काम को रेगुलेट करने के लिए जिस भाषा का यूज कर रही है तो वो होती है उसकी प्राइवेट स्पीच होती है। जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखते हुए आप लोगों को ये काम करना है कि यार सचिन सर की मैराथन क्लास देखनी है, तो यूट्यूब पर गए, सर्च मारे सीटेट मैराथन क्लास बाय सचिन सर, तो बोल भी रहे हो, ठीक है, और उसके अलावा यूट्यूब में सर्च भी कर रहे हो, तो अपने काम को रेगुलेट करने के लिए जिस भाषा का यूज कर रहे हो वो होती है आपकी प्राइवेट स्पीच आपकी होती है। ठीक है, ये बात इनकी होगी आपके वाइगोस्की की। उसके अलावा जीन पियाजे का आपका पूरा सिद्धांत भी मैं आपको सीडीपी की मैराथन क्लास में कवर करा चुका हूं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा इन्होंने भाषा को ज्यादा महत्व नहीं दिया। इन्होंने जो ज्यादा महत्व दिया आपके चिंतन को ज्यादा महत्व दिया, थिंकिंग को ज्यादा महत्व दिया, और इन्होंने ये कहा कि पहले बच्चे में चिंतन आता है और उसके बाद आपकी क्या आती है, आपकी भाषा आती है। ठीक है, ये बात इन्होंने आपकी बताई थी। उसके अलावा अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं आपके स्किनर आते हैं, बीएफ स्किनर आपके आते हैं। इनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आज तक आपके सीटेट के एग्जाम में आया और यही आगे भी आएगा, जो भाषा के संबंध में इनका विचार था कि भाषा सिर्फ अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, इमिटेशन के माध्यम से सीखी जाती है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस के माध्यम से सीखी जाती है। मतलब सिर्फ हम कॉपी करके भाषा को सीख सकते हैं जैसे हमने अपनी मातृभाषा को सीखा। ठीक है, तो स्किनर का क्या क्वेश्चन आएगा कि भाषा सिर्फ अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। किसके, सिर्फ अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखा जाता है।
तो ये पॉइंट जितने भी थे सभी मैंने आपको बता दिए, जो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, उसके ये सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही हो गया। आई होप यहां तक आपको चीजें कवर हो गई होगी जो मैंने आपको बता दी। आपके महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक एक अभी आपका बचता है। और ये डेफिनेटली आएंगे आपके एग्जाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में ये आपको देखने को ना मिले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और आपके मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बहुत धूम धड़ाका मचाया पिछली बार आपके एग्जाम के अंदर, ऑनलाइन एग्जाम के अंदर। ये भाई साहब बहुत चोरी चुप के आते थे, ठीक है, और इंग्लिश के अंदर आपके कभी कभी पूछ ले जाते थे, लेकिन पिछली बार इन्होंने बहुत धूम मचाई थी। ठीक है, हिंदी के अंदर पूछे गए, इंग्लिश के अंदर आए, संस्कृत के अंदर आए और खूब पूछे गए। तो मैंने हिंदी वाली क्लास में भी इनको बताया था, आज दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। एक बार इनको शॉर्ट में देख लीजिए। ये मनोवैज्ञानिक आपके स्टीफन क्रेसन, जो आपके अमेरिका के हैं, और जिन्होंने आपका सिद्धांत दिया था आपका एसएलए का। कौन सा? एसएलए का, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का, यानी द्वितीय भाषा अर्जन का। किसका? यानी कि आपका द्वितीय भाषा अर्जन का इन्होंने सिद्धांत दिया था। किसका? द्वितीय भाषा अर्जन का इन्होंने सिद्धांत दिया था। अब देखिए, पहली भाषा को तो बच्चा अर्जित कर लेता है, जो हमारी मातृभाषा है भाई, जैसे मेरी मातृभाषा आपकी मातृभाषा है, उसको तो बच्चा अर्जित कर लेता है अपने आप ही। लेकिन इन्होंने कहा कि बच्चा जो दूसरी भाषा होती है उसको भी एक्वायर कर लेता है। जैसे मान लो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो उसको तो बच्चा अर्जित कर लेता है। अब मान लो कोई दूसरी भाषा है, संस्कृत है मान लो दूसरी भाषा, लेकिन बच्चा दूसरी मातृभाषा को भी एक्वायर कर लेगा। तो ये बात भी पॉसिबल है भाई। मान लो अगर उसको सही एनवायरमेंट मिल गया, मान लो घर के अंदर कोई एक ऐसा आदमी है जिसको संस्कृत अच्छी खासी आती है, तो उसको सही एनवायरमेंट मिल गया, या यूट्यूब पर कोई ऐसा मिल गया जिसको फॉलो करता है, तो वो संस्कृत को भी एक्वायर कर सकता है। तो ये वाली बात कही इन आपके स्टीफन क्रेसन ने, ये वाली बात कही। तो इसके लिए इन्होंने 5 परिकल्पनाएं दी, इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी, 5 परिकल्पनाएं दी कि इनके माध्यम से बच्चा क्या है, अपनी इन जो दूसरी भाषा होती है उसको एक्वायर कर लेता है। ठीक है, देखिए पहली दी इन्होंने अर्जन और अधिगम की आपकी परिकल्पना, जिसमें बच्चा किसी भाषा को एक्वायर कर लेता है। मान लो उसने संस्कृत को एक्वायर कर लिया। दूसरी दी उन्होंने निगरानी यानी मॉनिटरिंग, आपकी हाइपोथेसिस मॉनिटर आपकी परिकल्पना निगरानी। ये मान लो उसने उसको एक्वायर तो कर लिया, लेकिन उसको सही तरीके से एक्वायर करना नहीं है। मान लो बच्चा लिख रहा है, देश लिख रहा है, ठीक है, और देश को सही तरीके से उसको मॉनिटर करा, तो उसको बताया कि बेटा देश ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो उसको मॉनिटर करा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बचती है निवेश परिकल्पना। इसके ऊपर लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, निवेश परिकल्पना। इसमें इन्होंने कहा कि बच्चों को ऐसे निवेश दिए जाए, ऐसे इनपुट दिए जाए जो आपके बोधगम्य हो। कैसे हो? जो आपके बोधगम्य हो। बोधगम्य का मतलब होता है कि ऐसे इनपुट दिए जाए, ठीक है, जो बच्चे का जो भाषा का जो अवसर होता है, उस भाषा के अवसर से, उस भाषा की क्षमता से उसको ज्यादा के उसको अवसर प्रदान किए जाए। अब मान लो उसके घर के अंदर कोई ऐसा आदमी है जिसको संस्कृत आती है, और बच्चे ने उससे उस संस्कृत को एक्वायर कर लिया, तो बच्चे की भाषा का लेवल यहां पर रहता। तो बच्चों को अब ऐसे भाषा के अवसर उपलब्ध कराया जाए, या तो उसको स्कूल में भेजो, या किसी और कोचिंग के अंदर भेजो, या उसको यूट्यूब के जरिए कुछ ऐसी और ऑनलाइन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराया जाओ कि उसके बच्चे के भाषा के लेवल से उसको ज्यादा ही उससे ज्यादा उसको भाषा के अवसर उपलब्ध कराया जाए, कि बच्चे की भाषा का तो क्षमता यहां पर है और उसको भाषा के अवसर को उपलब्ध कराया जाए यहां तक, तो ताकि बच्चे की भाषा का क्षमता का जो लेवल है वो बढ़ सके और वो भी क्या हो सके, उसके बराबर आ सके। ठीक है, तो ऐसे उसको बोधगम्य निवेश उपलब्ध कराया जाए, ठीक है, ताकि उसकी भाषा का जो लेवल है, क्षमता का लेवल है, वो क्या हो सके, बढ़ सके। तो ये ऐसे उसको इनपुट उपलब्ध कराया जाए। भावात्मक फिल्टर, यानी बच्चा को जो है इमोशनली रूप से सीखेगा, तो बच्चा क्या होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है उस भाषा को एक्वायर कर सके। ये नहीं बच्चा टेंशन के अंदर है, फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बच्चा प्राकृतिक रूप से सीखता है किसी भाषा को, ये नहीं आपने उसको टेंशन में दे दिया, प्रेशर डाल दिया, नहीं, प्राकृतिक रूप से उस भाषा को सीखेगा। ठीक, तो ये आपके स्टीफन क्रेसन से संबंधित 5 परिकल्पनाएं थी, और सबसे महत्वपूर्ण आपकी ये वाली है, जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी गई और पूछी जाती है। अब देखिए एक क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि कस्य विचारे मानवा है भाषा अधिगम नियंत्रण सा जायन्ते यत् तान भाषा अधिगमे सहायकम भवति। अब देखो इसके अंदर सिंपल एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, भाषा अधिग्रहण नियंत्रण। भाषा अधिग्रहण नियंत्रण की बात हो रही है, एलईडी की बात हो रही है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात हो रही है। तो भाई किसने दिया था, आपका ऑप्शन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। भाषा अधिग्रहण नियंत्रण की किसने बात करी थी, आपके नोम चोम्स्की ने बात करी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखितेषु, देखो आगे ना निम्नलिखितेषु, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में क्या काम करा था, संस्कृत के जो आपके मेन वर्ड थे, ठीक है, तो उनको पहले मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन करा था। जो स्टूडेंट अभी नहीं जुड़े हैं तो शुरुआत से वीडियो को देख लेना, आपको शुरुआत से बहुत हेल्प करने वाली है वीडियो, ठीक। तो निम्नलिखितेषु का शब्दावली वाइगोत्स्की इत्स्य सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतेन सा संबंध नास्ति, ठीक है, और नास्ति का मतलब क्या होता है आपका नहीं है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखितेषु यानी निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंध नहीं रखती है। तो भाई सोशल इंटरेक्शन रखती है, तो ये बताई थी इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर कि बच्चा जो होता है समाज से सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखता है। स्कैफोल्डिंग के बारे में इन्होंने बताया था कि जो टेम्परेरी सपोर्ट दी जाती है तो अपने एमकेओ के द्वारा, जो मोर नॉलेजेबल आपके पर्सन होते हैं, तो ये आपने इस सिद्धांत के अंदर बताया था। जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बताया था। भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में नहीं बताया था, ये आपके नोम चोम्स्की ने बताया था। तो आंसर यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट की ओर। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अगला दिया हुआ है आपको कि भाषा शिक्षण है अवबोध निविष्टि, ठीक है। अब आ गया यहां पर अवबोध निविष्टि आ गया, जिसको आपका निवेश भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको आपका निवेश भी कहा जाता है। अवबोध निविष्टि इति अवधारणा केन प्रतिपादितम, यहां पर दिया हुआ है कि जो भाषा शिक्षण में अवबोध निविष्टि है यानी कि निवेश परिकल्पना है, इसके अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो भाई सिंपल सा आप लोग बता सकते हो, निवेश परिकल्पना यानी कि आपकी अवबोध निविष्टि है, किसने दी थी आपकी, अवबोध बोल दो या फिर आपका निवेश बोल दो या फिर आपका बोधगम्य बोल दो। अब तो समझ में आ गया होगा बोधगम्य से, तो बताओ किसने दी थी आपके, ये दी थी आपके स्टीफन क्रेसन ने दी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड सही हो जाएगा कि जो भाषा की, जो बच्चे की जो भाषा का क्षमता होती है उससे ज्यादा उसको भाषा के अवसर उपलब्ध कराए जाए, ठीक है, ये होता है आपका बोधगम्य निवेश होता है आपका, ठीक। चलिए बढ़ते हुए आपके अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक देखिए क्या होता है आपका भाषा कौशल होता है। ये भी आपको 2 नंबर दिला के कम से कम जाएगा, एक आपका संस्कृत में और दूसरा आपका जो भी आपकी दूसरी लैंग्वेज होगी। मान लीजिए आप लोगों ने हिंदी ली है तो आपको हिंदी में आपको लेकर जाएगा, ठीक है। सर संस्कृत पढ़ा रहे हो या मनोविज्ञान पढ़ा रहे हो, भाई एक काम करना, जब पेपर आएगा ना और पेपर के अंदर जब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तब पता चलेगा संस्कृत पढ़ा रहे हैं या मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, ठीक। आपके जो मनोवैज्ञानिक है, जो आपके वाइगोत्स्की हो गए, स्टीफन क्रेसन हो गए, नोम चोम्स्की हो गए, इन्होंने भाषा पर जो अपने विचार रखे थे वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर आपके एग्जाम में आपको देखने को ना मिले ना तो एग्जाम के बाद मुझे बता देना आए, ठीक है। तो अभी पढ़ते रहो, आंख बंद करके पढ़ते रहो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं पेपर आने दो सामने और उसके बाद मुझे बताना अगर ना मिले तो पेपर के अंदर, ठीक है। या फिर एक काम करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसके अंदर देखना अगर ये सब चीजें आपको अपने एग्जाम के अंदर ना देखने को मिले। ये मैं आपको सीडीपी नहीं पढ़ा रहा हूं, ये आपकी सब लैंग्वेज का ही आपका हिस्सा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक। आपको इसका मतलब सिलेबस की अभी जानकारी नहीं है, जो आपका सीटेट का सिलेबस है, इसलिए कहते हैं पहले सिलेबस को देखो, सिलेबस देखने के बाद फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखो और फिर पढ़ना स्टार्ट करो। आप क्या काम करते हो, सीधे पढ़ना स्टार्ट करते हो जो भी आपको पढ़ाया जाता है, ये सबसे गलत टेक्निक होती है पढ़ने की, ठीक। तो उल्टा काम करते हो आप लोग पढ़ने का। अब देखिए, अब इसके ऊपर नजर डालते हैं, भाषा कौशल के ऊपर नजर डालते हैं। तो भाषा के कितने कौशल मैंने आपको बताए थे, हिंदी वाली के अंदर भी 4 कौशल आपको बताए थे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल मैंने आपको बताए थे। अब देखिए आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं संस्कृत के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं। तो संस्कृत में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं अपने विचारों को आपको अभिव्यक्त कर रहा हूं, किसके माध्यम से कर रहा हूं, वो मैं आपको अभिव्यक्त कर रहा हूं, एक तो बोलकर, एक कैसे कर रहा हूं, एक तो बोलकर, ठीक है, और क्या काम कर रहा हूं, लिखकर, ठीक है। तो बोलना और लिखना ये भाषा के कैसे कौशल है, ये भाषा के कौशल है आपके अव्यक्तात्मक कौशल, जिनको आपके उत्पादक कौशल भी बोला जाता है या फिर उत्पादकम कौशल बोल सकते हो आप लोग इसको संस्कृत के अंदर, ठीक है। जब अपने विचारों को बोलकर और लिखकर अभिव्यक्त किया जाता है तो ये होते हैं भाषा के आपके अव्यक्तात्मक यानी कि उत्पादक कौशल, इसको बोला जाता है। इंग्लिश में इनको प्रोडक्टिव स्किल के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा या फिर इनको वाचन या फिर लेखन कौशल के नाम से भी आप लोग लिख सकते हो। उसके अलावा जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो चीज मैं आपको अभिव्यक्त कर रहा हूं, उसको आप लोग ग्रहण कैसे कर रहे हो, ठीक है, उसको आप लोग ग्रहण कर रहे हो। जो मैं चीज आपको बोल रहा हूं उसको सुन रहे हो मेरी आवाज को, और सुनने के साथ साथ जो मैं चीजें लिख रहा हूं उसको पढ़ रहे हो। तो सुनना और पढ़ना, ठीक है, सुनना और पढ़ना ये होते हैं भाषा के गणनात्मक कौशल। कौन से होते हैं, भाषा के गणनात्मक कौशल। तो ये होते हैं आपके भाषा के 4 कौशल, एक होता है भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल और दूसरे होते हैं आपके गणनात्मक आपके कौशल होते हैं, जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है।
तो इनके ऊपर आप लोगों की नजर डल गई। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये चारों क्वेश्चन हो गए आपके। अब देखिए इनके बारे में मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, जो सबसे ज्यादा पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं कि ये क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं। ये जो चारों क्वेश्चन होते हैं आपस में अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है इन चारों क्वेश्चन का। और कभी भी आपके एक क्रम से नहीं सीखे जाते। क्या होते हैं, कभी भी एक क्रम से एक सीक्वेंस से आपके चारों क्वेश्चन नहीं सीखे जाते, एक साथ सीखे जाते हैं लेकिन एक क्रम से नहीं सीखे जाते। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। उसके अलावा बढ़ते हुए आपके एक क्वेश्चन की ओर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिया हुआ है। एक मुझे संस्कृत के अंदर मिला नहीं कोई भी क्वेश्चन, कोई बड़ा सा क्वेश्चन मिलता तो आपको बताता, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्पादक कौशलम अस्ति, कि उत्पादक कौशल कौन से, यानी कि अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से होते हैं, तो आपके संभाषणम और लेखनम ये आपके कौन से उत्पादक कौशल होते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हुए आपके शिक्षण विधियों के बारे में बात करते हैं, जो आपकी हिंदी में आती है, आपकी संस्कृत के अंदर भी आती है। इनके बारे में भी एक एक करके बात कर लेते हैं, आपकी शिक्षण विधियों के बारे में। तो इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक है जी, सही है। एग्जाम कब होगा आपके? जल्दी एडमिट कार्ड आपका आने वाला है, जिन बच्चों का पहली शिफ्ट के अंदर होगा उनका आने वाला है। ठीक, विधियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आपकी व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक, व्याकरण अनुवाद विधि जिसको आपकी शास्त्रीय विधि या जिसको प्राचीन विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पुरानी विधि आपकी है, प्राचीन विधि है, पुरानी विधि है, शास्त्रीय विधि के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, किसी दूसरी भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाते हैं। मान लो आपको दूसरी भाषा सीखनी है संस्कृत, क्या सीखनी है आपको दूसरी भाषा संस्कृत सीखनी है। मुझे लगता नहीं आप में से कोई जितने वीडियो देख रहे हैं कोई संस्कृत भाषा सीखेगा, कुछ लोगों को छोड़ के। अगर आपको कोई दूसरी भाषा सीखनी है संस्कृत, तो दूसरी भाषा संस्कृत सीखने के लिए पहले आपको इसका व्याकरण सीखना पड़ेगा, पहले आपको इसका ग्रामर यानी कि पहले आपको इसका व्याकरण सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, संस्कृत सीखने के लिए इसमें बोलने पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, कम्युनिकेट करने पर जोर नहीं दिया जाता है। किस पे? इसमें जो होता है, इसमें आपका बोलने पर जोर नहीं दिया जाता। ठीक है, इसमें लिखने और आपका पढ़ने पर जोर दिया जाता है। किसको? लिखो और पढ़ो। जितना लिखोगे जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको सीख जाओगे। यार ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, जब तक बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? तभी तो इसलिए कहा जाता है इसको पुरानी विधि, शास्त्रीय मेथड कहा जाता है। बोलने से ही तो आएगी भाषा जो आएगी। ठीक है, तो इस विधि में यह काम किया जाता है। इस विधि में अनुवाद का सहारा लिया जाता है। किसका? इस विधि में अनुवाद का यानी कि ट्रांसलेशन का सहारा लिया जाता है। मान लो संस्कृत के अंदर कोई भी वाक्य कह दिया कि यह मेरा परिवार है, ठीक है, तो उसको क्या काम करेंगे, मान लो संस्कृत में कुछ भी बोल दिया तो उसको ट्रांसलेशन करेंगे पहले हिंदी के अंदर। तो इसमें अनुवाद का सहारा लिया जाता है मातृभाषा के अंदर। तो ये वाली होती है आपकी कौन सी? आपकी व्याकरण अनुवाद विधि होती है। ठीक, उसके अलावा अगली होती है आपकी प्राकृतिक विधि होती है, नेचुरल मेथड होती है। इसमें बोलने पर फोकस किया जाता है। ठीक, कहा गया सुनने और बोलने पर फोकस किया जाता है। इस विधि में मान लो संस्कृत सीखनी है तो पहले संस्कृत को सुना और फिर बोला, सुना बोला सुना बोला। तो जितना ज्यादा सुनेंगे और उतना फिर जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा किसी भाषा को हम लोग सीख जाएंगे। तो ये होती है आपकी प्राकृतिक विधि होती है। ठीक है, तो इसमें आपका भाषा को जल्दी सीख जाते हैं इस वाली विधि के अंदर। ठीक है, चलिए अगली देखते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग देखते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इस विधि में बच्चों को क्या काम करते हैं? इस विधि में पहले बच्चों को कोई समस्या दी जाती है। समस्या देने के बाद, जैसे मैंने आपको कोई समस्या दे दी कि बताओ सीटेट का एग्जाम कैसे आप लोग पास करोगे, तो सीटेट की मैंने आपको समस्या दे दी। और समस्या देने के बाद आप लोगों के दिमाग में क्या होनी शुरू हो गई? आप लोगों के दिमाग में उथल पुथल होना शुरू हो गई। ठीक है, और यही उथल पुथल की जो ये प्रक्रिया होती है आपके दिमाग में, यही होती है आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। उसके बाद आप लोग इसका समस्या का समाधान करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, कि यार चलो इनके जो नोट्स है उनको जल्दी निचोड़ डालते हैं। ठीक है, इनकी मैराथन देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं मॉक टेस्ट की, क्योंकि ऑनलाइन आपका एग्जाम है। तो जब दिमाग में इस तरीके की उथल पुथल होती है किसी समस्या के समाधान के लिए, तो ये होती है आपकी मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका मेथड होता है। अगली विधि होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि, जिसको डायरेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो प्रत्यक्ष विधि के अंदर क्या होता है, किसी भाषा को डायरेक्ट रूप से सीखा जाता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से किसी भाषा को सीखा जाता है। ठीक है, वो कैसे सीखा जाता है? मान लो अगर आपको किसी भाषा को सीखना है, मान लो अगर आपको संस्कृत भाषा सीखनी है, ठीक है, अगर आपको संस्कृत भाषा सीखनी है, ठीक है, और आपको हिंदी भाषा आती है और आपको सीखनी है संस्कृत भाषा, तो आप लोग कहां चले गए? आप लोग चले गए हिमालय की पहाड़ियों में चले गए। कहां चले गए आप लोग? नहीं, हिमालय की पहाड़ियों में नहीं चले गए। इंग्लिश का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया रहेगा, इंग्लिश का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया रहेगा। आप लोगों को इंग्लिश भाषा सीखनी है, ठीक है, और आपको आती है हिंदी भाषा आती है,
तो अगर किसी को इंग्लिश भाषा सीखनी है तो वो यहां पर दूसरे देश में चला गया इंग्लिश भाषा सीखने, तो यहां पर क्या काम करेगा, इनके साथ रहना शुरू कर देगा कुछ टाइम पर, इनके साथ रहना शुरू कर देगा कुछ टाइम पर। जब वो इनके साथ 2 महीने 4 महीने कुछ रहना शुरू करेगा तो कुछ महीने के बाद वो इनकी भाषा को समझने लग जाएगा और कुछ महीने के बाद थोड़ा बहुत बोलना भी शुरू कर देगा। तो आप लोग देखोगे कुछ महीने के बाद जब हम इनके साथ रहना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, तो हमको इंग्लिश भाषा समझनी भी शुरू हो जाएगी और बोलनी भी आनी शुरू हो जाएगी। आप लोग एक बात नोटिस करोगे कि यहां पर मातृभाषा का कोई भी स्थान नहीं है। किसका? मातृभाषा का कोई भी स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि यार गोरों को हमारी भाषा खुद नहीं आती, तो हमने इस वाली भाषा को डायरेक्ट सीख लिया, सीधा गोरों के ऊपर अटैक कर दिया, भाई हमें अपने साथ रख लो और मतलब हमें को ये वाली भाषा सीखनी है, तो उनके साथ रहना शुरू कर दिया, भाषा को सुनना शुरू करा और बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, ये होती है आपकी डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालिए कि अधस्नेषु कस्मिन विधो मातृभाषाया व्यवधानम न अपेक्षते, कि निम्नलिखित में से किस विधि में मातृभाषा का व्यवधान का मतलब होता है बाधा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विधि में मातृभाषा को बाधा नहीं बनाया जाता, वो आपको बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि किस विधि में मातृभाषा को व्यवधान यानी बाधा नहीं बनाया जाता, डायरेक्ट मेथड में यानी कि प्रत्यक्ष विधि में डायरेक्ट रूप से सिखा देते हैं किसी भाषा को। मैंने आपको बताया हुआ है, अगर मान लो आपको संस्कृत भी आपको सीखनी है, आपको इंग्लिश सीखनी है, कोरियन सीखनी है, जापानी सीखनी है, कुछ भी आपको सीखनी है, उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, 2-3 महीने रहना शुरू कर दो, 4-5 महीने रहना शुरू कर दो। उन लोगों के साथ जब आप रहना शुरू कर दोगे ऑटोमेटिकली आपको वो वाली भाषा आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और वहां पर मातृभाषा की कोई जगह नहीं है क्योंकि उन्हें खुद हमारी मातृभाषा नहीं आती। ठीक है, तो ये होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि होती है यानी कि आपकी डायरेक्ट मेथड होती है। ठीक, बढ़ते अब आपके अगले एक और क्वेश्चन की ओर जो आपका इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका कठोर अभ्यास है निम्नलिखितेषु कस्य मुख्य पद्धति अस्ति, कि कठोर अभ्यास निम्नलिखित में से किसकी मुख्य पद्धति है वो आपको बताना है। समग्र भाषा पक्ष है नहीं, संप्रेषणात्मक पक्ष है आपकी नहीं, व्याकरण अनुवाद विधि की है। किसकी? व्याकरण अनुवाद विधि की है, जिसमें किसी भाषा का ग्रामर पहले सिखाया जाता है और बोलने की जगह किस पर फोकस किया जाता है, बोलना नहीं होता इस विधि के अंदर, लिखो और पढ़ो, ये होता है आपका व्याकरण अनुवाद विधि के अंदर, आपकी कठोर अभ्यास कराया जाता है इसके अंदर। ठीक, अगला बढ़ते हैं भाई, आपका अगला सामने आपको स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। कचित अध्यापक है काचित शब्दांश स्पष्टतया श्याम पटले लिखित छात्रा तान सौलेखन पुस्तकियाम लिखंती वर्तनी शिक्षण प्रविधिषु निम्नलिखितेषु का है प्रविद्या सर्वोत्तमा अस्ति। यहां पर कहा हुआ है कि यहां पर कोई अध्यापक है, वो यहां पर किसी श्यामपट पर, श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड पर शब्दों को लिखता है और शब्दों को लिखने के बाद अपने छात्रों से कहता है कि जो वो लिख रहा है उसको अपने किस पर लिखो, अपनी पुस्तक में लिखो, खुद की पुस्तक में लिखो। तो यहां पर वो किस अपनी विधि का यहां पर वो यूज कर रहा है, तो उस विधि का क्या नाम है आपका? क्रीड़ा विधि है आपका? नहीं। अभ्यास विधि है? नहीं। आपकी प्रतिलेखन विधि है, तो इस विधि को क्या कहा जाता है? आपकी प्रतिलेखन विधि कहा जाता है। यानी जब ये टीचर कहता है, जैसा आप लोग वीडियो देख रहे हो, मैं कहता हूं कि जो भी चीज मैं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं जो भी चीज लिख रहा हूं कि अपनी कॉपी खोल लो या अपना रजिस्टर खोल लो और खोलने के बाद जो जो चीज मैं लिख रहा हूं उसको उसके अंदर लिखते जाओ। तो ये विधि होती है आपकी प्रतिलेखन विधि, कि जो चीज मैं लिख रहा हूं या जो चीज मैं बोल रहा हूं, ठीक है, उसको अपनी कॉपी के अंदर लिखते जाओ। तो इस विधि को आपकी प्रतिलेखन विधि कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट की ओर। अगला आपका क्या दिया हुआ है इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही भाई। अगला दिया हुआ है आपको कि हिंदी के बारे में, इसके बारे में एक बार नजर डाल लीजिए। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। आई होप आपको पहले भी पता चल गया होगा। हिंदी के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है, ना कि आपकी क्या है? राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। बताओ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। उसके अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? आपकी 22 भाषाएं शामिल होती है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और आपकी डोगरी। ये 22 भाषा हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर हमारी शामिल है। उसके अलावा शास्त्रीय भाषा ये 6 शास्त्रीय भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम और आपका उड़िया। ये 6 शास्त्रीय भाषाएं शामिल है। तो कुछ बेसिक जानकारी थी भाषाओं से संबंधित जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, आज आपकी एक थोड़ी रिवीजन भी होती चली जाएगी आपकी भाषाओं के बारे में।
अब बात करते हैं आपके लेखन के बारे में। तो लेखन के बारे में एक एक पॉइंट के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं लेखन के बारे में। हाँ 14 सितंबर, बढ़िया भाई, 4 नहीं 14। गुड इवनिंग सर, मोबाइल पर मॉक टेस्ट कर सकते हैं, प्लीज एडवाइस दे। हाँ मोबाइल पर कर सकते हो मॉक टेस्ट, ठीक है, लेकिन अपने एग्जाम से पहले कंप्यूटर पर जरूर करना, ठीक। सर मॉक टेस्ट में 125 से ज़्यादा नहीं जाता है, बढ़ाओ भाई, 125 से ज़्यादा बढ़ाओ। अगर मॉक टेस्ट में 125 जा रहा है तो स्कोर तो सही आ रहा है आपका, 125 लेके जाओ इसे, और अपने एग्जाम से पहले 140 के आसपास तक लेके जाओ, ठीक। अगला देखो, लेखन के बारे में बात करते हैं। देखिए कोई भी जो लेखन होता है सबसे बढ़िया आपका वो लेखन माना जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जिसमें विचारों को प्रोत्साहन मिलता है, जिसमें बच्चों को कहा जाता है कि बेटा अपने विचारों को लिखिए, ठीक है। उस लेखन को सबसे बढ़िया लेखन आपका माना जाता है, कि जिसमें बच्चों के विचारों की अभिव्यक्ति को मौका दिया जाता है, कि बेटा जो भी कल आपने पूरे दिन की एक्टिविटी के अंदर जो भी आपने कुछ करा उसको अपने शब्दों के अंदर आप लोग लिखिए, ठीक है। उस लेखन को सबसे बढ़िया लेखन आपका माना जाता है। उस लेखन के अंदर आपके उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, कि वो लेख जो लिखा जा रहा है उस लेख के क्या आपके उद्देश्य है, क्या पर्पज है उस लेखन का, उसके अंदर आपके स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए। व्याकरण की शुद्धता उसके अंदर होनी चाहिए, कि कहां पर कोमा लगाना है, कहां पर फुल स्टॉप लगाना है, कहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो व्याकरण की शुद्धता उस लेखन के अंदर आपकी होनी चाहिए, और रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी उस लेखन के अंदर होनी चाहिए। अगर आप बच्चों को अभिव्यक्ति के मौके दोगे, ठीक है, अगर विचारों को प्रोत्साहन दोगे, तो वहां पर क्रिएटिविटी तो अपने आप ही आपको देखने को आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार आपके लेखन की आपको कुछ ये विशेषताएं होनी चाहिए जो आपका अच्छा आपका लेखन होता है, ठीक। और देखते हैं आपके लेखन की प्रक्रिया उपागम। लेखन की प्रक्रिया उपागम ये कहती है कि जो स्टूडेंट होता है वो लेखन को जो लिखता है वो तरीके से लिखता है, ठीक है। तो लेखन की प्रक्रिया उपागम बोला बोला जाता है कि लिखने को लिखने से सीखना, ठीक है। अब देखिए हमने जो लिखना सीखा था, जो भी चीज हम सीखते हैं लिखना सीखते हैं भाई, जो भी चीज आज तक हमने लिखनी सीखी है, तो इसको सीखा कैसे है, लिखने से ही तो सीखा है। जितना हम लोग लिखते गए भाई, सबसे पहले हमने आ अनार ई की मात्रा सीखी, फिर वाक्य बनाना, शब्द बनाना सीखे, वाक्य बनाना सीखे, तो इस तरीके से हमने सीखा। तो हमने जो लिखना सीखा है ना, वो लिखने से ही सीखा है। तो लिखने से लिखना सीखने को ही क्या कहा जाता है, लेखन का प्रक्रिया उपागम। यानी लिखने की जो प्रक्रिया होती है वही आपका क्या होता है, लेखन का प्रक्रिया उपागम होता है। कोई बच्चा ऐसा हुआ है जिसने सीधे अपने आप एक वाक्य बनाना सीख लिया, एक कविता बनानी सीख ली, एक पैराग्राफ सीख लिया? नहीं। तो लिखने को लिखने से सीखना, यही होता है आपका लेखन का प्रक्रिया उपागम होता है, ठीक है। इसको आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं, एक बढ़ते हैं भैया आपका श्रुत लेख के बारे में पढ़ते हैं। श्रुत लेख क्या होता है, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। श्रुत लेख होता है आपका सुनकर लिखे हुए लेख को कहा जाता है आपका श्रुत लेख। वो लेख जो आपका सुनकर लिखा हुआ होता है। जैसे जो टीचर होता है, टीचर क्या काम करता है, कुछ अपना अपनी तरफ से बोलता है, कॉपी में से कुछ बोल दिया या अपनी तरफ से कुछ बोल दिया, और बच्चे फिर क्या काम करते हैं, उस चीज को अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते रहते हैं। तो वही होता है आपका श्रुत लेख होता है, यानी सुनकर लिखा हुआ लेख को कहा जाता है आपका श्रुत लेख आपका कहा जाता है, ठीक है। जिसको पहले इमला बोलते थे, ठीक है। तो इमला जो है आपका क्या है, आपका श्रुत लेख है, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन जो सामने आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लेखन प्रक्रिया है अवस्था नाम समुचितम क्रमम चुनित, ठीक है। कि लेखन की प्रक्रिया की यहां पर अवस्था का आपका क्रम क्या होगा। तो बताओ लेखन की प्रक्रिया आपकी क्या होनी चाहिए, उसका एक सीक्वेंस यहां पर आपको एक क्रम दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन देखूं तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, जिसमें आपके विचारों में उत्तेजना होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली प्रक्रिया आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। मान लो आपको किसी पॉइंट के ऊपर लेख लिखना है, मान लो भाई आपको बेरोजगारी के ऊपर लिखना है, किसके ऊपर, मान लो आपको बेरोजगारी के ऊपर लेख लिखना है, बेरोजगारी के ऊपर लेख लिखना है कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैलती जा रही है, कैसे इसको कम करेंगे यार, ये तो बहुत गंभीर विषय है। तो सबसे पहले आपके सामने समस्या होनी चाहिए, लेख का टॉपिक होनी चाहिए। उसके बाद क्या होनी चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग सबसे पहला टॉपिक है, क्योंकि जब तक माइंड में उथल पुथल नहीं होगी, जब तक माइंड के अंदर विचारों का वो नहीं होगा, तो तूफान नहीं आएगा, तब तक जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कंसेप्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होती है आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। उसके बाद आपका आएगा, इसके अंदर आएगा आउटलाइन आएगी, यानी कि रूपरेखा बनाओगे।
फिर आप लोग क्या काम करोगे, दूसरे नंबर पर अपनी रूपरेखा बनाओगे। यार बेरोजगारी का इतना बड़ा कारण क्या है, इससे पहले ही बेरोजगारी चलती आ रही है, आजादी के बाद से चलती आ रही है, तो क्यों इतनी ज्यादा बेरोजगारी है। ठीक है, तो इसकी एक अपनी क्या काम करोगे, एक रूपरेखा आप लोग बनाओगे। रूपरेखा बनाने के बाद आप लोग क्या काम करोगे, एक प्रारूप बनाओगे, एक ड्राफ्ट बनाओगे आप लोग कि कैसे इस बेरोजगारी को कम किया जाए, कौन कौन से वो स्टेप है जिससे बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आप लोग एक ड्राफ्ट बनाओगे, एक प्रारूप बनाओगे। उसके बाद आप लोग क्या काम करोगे, आप लोग इसमें करोगे, इसको फिर रिवाइज करोगे। जो आपने ड्राफ्ट बनाया है कि बेरोजगारी को कम करने के क्या उपाय है, कौन कौन सी स्कीम ला सकते हैं, तो फिर इसको आप लोग क्या काम करोगे, रिवाइज करोगे। क्या उसके अंदर कुछ और तो ऐड नहीं करनी चाहिए चीज, जो चीज हमने इसके अंदर ऐड करी है क्या उसके अंदर कुछ सुधार भी किया जा सकता है। फिर आप लोग क्या काम करोगे, उसको रिवाइज करोगे। रिवाइज करने के बाद फिर आप उसकी प्रूफ रीडिंग करोगे। ठीक है, क्या काम करोगे, प्रूफ रीडिंग करोगे। क्या यार सब चीज करके देख लिया, अब कोई गलती तो नहीं रहेगी। ठीक है, कोई लिखने के अंदर तो गलती नहीं रहेगी, तो उसकी प्रूफ रीडिंग करोगे लास्ट में जो आपका काम होता है। और लास्ट में क्या काम कर दोगे, आप उसका समापन कर दोगे, यानी कि उसको फाइनलाइज कर दोगे। तो इस तरीके से जो आपकी लेखन की प्रक्रिया होती है, उसका जो आपका एक सीक्वेंस होता है, वो आपका कुछ इस तरीके से आपका चलने वाला है। आपका लेखन का आपका प्रक्रिया आपका चलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से क्रम आपका चलेगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते भाई आपके अगले की ओर। अगले का क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक शिक्षक अष्टम कक्षायाम 10 वाक्य नाम अनुच्छेदम 100 छात्रान प्रति सौरम पठति एवं तान अवधानम दत्वा श्रोतुम निर्देशित छात्रे तम अनुसरते अनुच्छेदम पूर्ण लेखनीयम यत्र यथावत शब्द लेखनस्य आवश्यकता नास्ति ते अनुमान कल्पना श्रितुम स्वतंत्र है भवेयु अयम गतिविधि है की कथ्यते। यहां पर कहा जा रहा है कि कोई शिक्षक है भाई आपका, वो क्लास 8 का कोई शिक्षक है, वो आपके 10 वाक्य का कोई अनुच्छेद है तो बच्चों को सुनाता है, और सुनाने के बाद उनको कहता है कि जो अनुच्छेद मैं आपको सुना रहा हूं, और इसको आपको क्या काम करना है, इसको अपने खुद के शब्दों में आपको लिखना है। और खुद के शब्दों में आपको क्या काम करना है, इसका अनुमान लगाना है और कल्पना करके। ठीक है, यानी जो अनुच्छेद मैं आपको सुना रहा हूं, इसको सुनकर अपने खुद इसका अनुमान लगाओ, कल्पना करो और खुद के शब्दों में आप लोग इसको लिखिए। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि ये जो गतिविधि है, इस गतिविधि को आप लोग इसको क्या कहोगे, अनुच्छेद श्रुत लेखम कहोगे, परस्पर श्रुत लेखम कहोगे, वाक्य श्रुत लेखम कहोगे, या व्याकरण अनुवाद श्रुत लेखम कहोगे। देखिए इसको कहोगे आपको अनुच्छेद श्रुत लेखम कहोगे, क्योंकि टीचर यहां पर कह रहा है कि भाई जो अनुच्छेद मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जो अनुच्छेद मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो अनुच्छेदम श्रुत लेखम आपका हो जाएगा। या फिर यहां पर यह भी हो सकता है कि आपका रचनात्मक आपका श्रुत लेखम भी आपको देखने को मिलता है, जो कि आपका ऑप्शन के अंदर आपका नहीं है। ठीक है, तो रचनात्मक भी आपका देखने को मिल सकता था वैसे। तो आंसर आपका फर्स्ट के साथ आप लोग जा सकते हो। परस्पर श्रुत लेखम आपका इसलिए नहीं हो सकता अगर बच्चे यहां पर आपस में इंटरेक्ट करके, ठीक है, आपस में एक दूसरे से सहयोगात्मक तरीके से इस अनुच्छेद को करते, तो आपका सेकंड आंसर भी आपका तब सही हो जाता आपका। वरना आंसर आपका फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा श्रुत लेखम के बारे में, क्योंकि टीचर क्या काम कर रहा है, बोल रहा है और फिर लिखने के लिए कह रहा है, तो ये आपका श्रुत लेख है, यानी सुनकर लिखा हुआ आपका लेख है। अगला देखिए, अगला सामने आपको अपनी स्क्रीन पर आ गया कि छात्रा है लेखनस्य बहुव्यय स्तरेभ्य गच्छन्ति, कि छात्र जो होते हैं लेखन के बहुत सारे आपके स्तर से आपके गुजरते हैं। तो लेखनम प्रति ऐसा अवधारणा किम कथ्यते, तो लेखन की ऐसी अवधारणा को आप लोग क्या कहोगे। जो बच्चे होते हैं वो लेखन के कई सारे आपके स्तर से गुजरते हैं, भाई गुजरती है लेखन के कई सारे स्तर से। अब जब बच्चा स्कूल के अंदर आता है, पहले क्या काम करता है, इस तरीके से बनाता है कुछ उल्टी चीज, ठीक है, यानी इस तरीके से करता है। यानी सबसे पहली चीज क्या करता है, आपकी स्क्रिबलिंग करता है। ठीक है, क्या काम करता है, स्क्रिबलिंग यानी कि घसीटा मार, तो इस तरीके से करता है कुछ, ठीक है। इसके बाद क्या काम करता है, एक लाइन में वो लिखना शुरू करता है तरीके से चीजों को, ठीक है, इस तरीके से चीजों को लिखना शुरू करता है। उसके बाद वो शब्द बनाना सीखता है, ठीक है, उसके बाद वो शब्द बनाना सीखता है, और उसके बाद फिर क्या काम करता है, वाक्य बनाना सीखता है। ठीक है, क्या बनाना सीखता है, वाक्य बनाना सीखता है वो कोई भी। ठीक, तो इस तरीके से बच्चा क्या काम करता है, लेखन की कई सारी प्रक्रियाओं से एक छात्र गुजरता है। सबसे पहले वो स्क्रिबलिंग करता है, फिर इस तरीके से अपनी एक जो है प्रक्रिया से होता हुआ गुजरता जाता है। तो यहां पर पूछा हुआ है इस अवधारणा को क्या कहोगे,
उत्पादन अवधारणा कहोगे, ये उत्पादन अवधारणा नहीं होगी, इसको प्रक्रिया अवधारणा कहोगे। लेखन की प्रक्रिया अवधारणा, मैंने क्या कहा था, लिखने को लिखने द्वारा सीखना, लिखने को लिखने द्वारा सीखना। अब बच्चा है लिखना सीख रहा है, और लिखना कैसे सीख रहा है, लिखने के द्वारा लिखना सीख रहा है। पहले उसने ये सीखा, फिर ये सीखा, फिर ये सीखा, फिर आगे ये सीखा, ठीक है। तो ये होता है आपका लेखन का प्रक्रिया उपागम, लिखने को लिखने द्वारा सीखना आपका, ठीक है। तो आंसर सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले टॉपिक की ओर, आपके भाषा से संबंधित कुछ आपके पॉइंट आ गए, इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, आपके भाषा से संबंधित पॉइंट के ऊपर। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। आपकी मैराथन के क्लास के चक्कर में पूरे टूट गया इस बार। 3 महीने हो गए आपकी कंटिन्यूसली क्लास कराते कराते, और 3 महीने में शायद मैंने छुट्टी ली होगी, शायद 5 या 6 छुट्टी ली होगी, ठीक है। और मैराथन तो आपकी कंटिन्यूसली चली रही है। मानसिक तौर पर इस बार भी मतलब कमजोरी आ गई, शारीरिक तौर पर तो आ गई, मानसिक तौर पर भी आ गई। लेकिन बस आपकी फाइनल हो गई है, उसके बाद आपकी इंग्लिश बचती है, सोशल साइंस वगैरह बचती है, इनको कंप्लीट करा दूं, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको दूंगा, तो आपका सीटेट आपका फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद केवीएस वाले बच्चे हैं, उन्होंने पूरा मतलब प्रेशर किया हुआ है, उसके बाद फिर उनकी तैयारी कराऊंगा, टेंशन फ्री हो गए और जी जान लगा के, ठीक है। फिर आपका काम खत्म हो जाएगा सीटेट वालों का। लेकिन इस बार पूरा थक गया मैं आप लोगों के सीटेट के चक्कर में, क्योंकि 3 महीने से कंटिन्यूसली लगा हुआ हूं, जो आपके सीटेट की तैयारी में मैं लगा हुआ हूं, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए आपके अगले कुछ पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कि आपका प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। देखिए जितनी भी आपकी जो भाषा होती है उनका एक अपना व्याकरण होता है, अपना एक ग्रामर होता है। मैंने आपको बताया था भाषा के बारे में, ठीक है। और भाषा की अपनी एक कैसी व्यवस्था होती है, भाषा की अपनी एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, भाषा का अपना एक नियम से चलता है, ठीक है। और भाषा कैसे होती है, भाषा अस्थिर होती है, यानी कि भाषा में क्या होता रहता है, बदलाव होता रहता है। आज से 10 साल बाद आपकी भाषा कुछ और होगी, 10 किलोमीटर बाद जाओगे भाषा वहां पर आपको कुछ बदली हुई मिलेगी। इसलिए भाषा आपकी कैसी मानी जाती है, अस्थिर मानी जाती है। और कैसी मानी जाती है, आपकी भाषा स्वतंत्र मानी जाती है, ठीक है। इस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है आपकी भाषा के ऊपर, ठीक। उसके अलावा प्रत्येक भाषा की एक लिपि हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आपकी एक लिपि में कई सारी भाषाएं भी आपकी लिखी जाती है, तो भाषा के लिए लिपि का होना आपका जरूरी नहीं है, ये भी आपका पॉइंट हो गया। और भाषा के साथ संलग्नता, भाषा के साथ आपका इंगेज होना जरूरी है, ये भी आपका पॉइंट मैंने बताया था। जहां पर अपने बच्चे जो होते हैं अलग अलग उद्देश्य के लिए भाषा का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, सीखते हैं। भाषा सीखने के लिए भाषा से समृद्ध परिवेश आपका होना जरूरी है, ये पॉइंट आपका जरूरी है, चाहे आपका कोई भी आपका एग्जाम हो। हम्म केवीएस का आपका स्टार्ट है भाई, आप उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पर जाओ, वहां पर लिखो सचिन एकेडमी, और सचिन एकेडमी ऑफिशियल लिखो, तो वहां पर मेरी ऑफिशियल वो आ जाएगी, क्या नाम है ऐप, उसको डाउनलोड कर लो, उस पर आपको केवीएस के मिल जाएंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पर जाकर सचिन एकेडमी ऑफिशियल, उस पर आपको केवीएस के आपको मिल जाएंगे, ठीक। आगे देखिए, भाषा सीखने के लिए कैसा परिवेश होना चाहिए, समृद्ध परिवेश होना चाहिए। समृद्ध परिवेश मतलब ऐसा प्रिंटेड परिवेश होना चाहिए जहां पर आपको भाषा बिखरी हुई आपको देखने को मिलनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि जहां पर आपको बोर्ड देखने को मिले, कोई कोचिंग का बोर्ड आपको देखने को मिले, नेताओं के बोर्ड आपको देखने को मिले, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू और क्या क्या देखने को मिलता है इनके लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको साइन बोर्ड आपको देखने को मिले, तो हमारे चारों तरफ ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं, ठीक है। तो कोई हलवाई के नाम से देखने को मिलता है, कोई जेरोक्स के नाम से आपको देखने को मिलता है, तो दुनिया भर के बोर्ड हमारे घर के चारों तरफ आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा होर्डिंग्स हमारे चारों तरफ आपको देखने को मिलती है। तो ऐसा हमारे चारों तरफ का एनवायरमेंट देखने को मिलता है। तो ये क्या है, भाषा से समृद्ध परिवेश है। अगर बच्चा इस तरीके के बोर्ड को पढ़ेगा, बोर्ड पर लिखी भाषा को पढ़ेगा, तो उनसे भाषा सीखेगा या नहीं सीखेगा, डेफिनेटली सीखेगा। तो ऐसा जो है भाषा से समृद्ध परिवेश होना चाहिए भाषा को सीखने के लिए। और जो भाषा शिक्षण होता है वो क्या होता है, आपके सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैथ्स की क्लास चलती रहेगी वहां पर आपको भाषा देखने को मिलेगी, ईवीएस की क्लास चलेगी वहां पर आपको भाषा देखने को मिलेगी। अगर भाषा नहीं होगी तो क्या ये बाकी क्लास चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। सोचो अगर मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं और अगर मैं भाषा का यूज ना करूं, बोलूं ना, तो क्या काम होगा,
गाली पड़ेगी मुझे जो है कमेंट बॉक्स के अंदर, कैसा टीचर है बोलता ही नहीं है। तो इसलिए भाषा जो होती है वो आपके सभी जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, सभी जो विषय होती है उनकी कक्षाओं में आपकी मौजूद रहती है। इसलिए मैंने कहा था सभी विषयों के आपके केंद्र में कौन रहती है, आपकी भाषा रहती है। यानी सभी सब्जेक्ट की क्लास में आपकी कौन रहती है, आपकी भाषा रहती है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया भाषा से जुड़ा हुआ कि भाषा संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति। नास्ति का मतलब मैंने शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था, नास्ति का मतलब होता है आपका नहीं है। इसलिए मैंने कहा शुरुआत के वर्ड आप लोग देख लेना, उससे आप लोगों को संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी कि निम्नलिखित भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। पहला दिया हुआ है कि प्रत्येकम भाषा यह है लिपि है भवती, कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जबकि ऐसा सही नहीं है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि नहीं होती, कई सारी भाषाएं अपनी एक लिपि में भी आपकी लिखी जाती है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया, नेगेटिव हो गया। और गलत का भाई आपका क्या होता है, गलती है। तो पहला आंसर आपका सही हो गया। भाषा भाषार्थ है, लिपि है, अनिवार्य है नास्ति। बिल्कुल सही है कि भाषा के लिए भाषा की लिपि का अनिवार्य होना जरूरी नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येकम भाषा है व्याकरणम अस्ति, प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, ये बात बिल्कुल सही है। भाषा मुख्यतः भाषाते, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत था और गलत का भाई आपका गलत आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है आपको कि निष्क्रिय शब्दावली का अस्ति, कि जो निष्क्रिय शब्दावली होती है उसका क्या मतलब होता है। एक होती है निष्क्रिय, एक होती है आपकी सक्रिय शब्दावली। ठीक है, निष्क्रिय शब्दावली आपकी वो शब्दावली होती है जिनका यूज हम लोग अपनी आम बोलचाल में या लिखने के अंदर बहुत ही कम करते हैं, ना के बराबर, या करते ही नहीं है, वो होती है आपकी निष्क्रिय शब्दावली। ठीक है, जैसे अगर कोई वर्ड हो, जैसे मैं लिख दूं अगर अन्यथा, जैसे अगर मैंने कोई वर्ड लिखा, मैंने लिख दिया अन्यथा, तो बताओ अन्यथा का कितना यूज आप लोग करते हो अपनी बोलचाल के अंदर, कोई नहीं करता। लिखने के अंदर भी बहुत कम होता है, कभी कोई टीवी के अंदर देख लिया तो देख लिया, कोई सीरियल आ रहा है, कोई पुरानी अपना सीरियल आ रहा है उसके अंदर देख लिया। तो ये शब्द होते हैं आपके निष्क्रिय शब्दावली, जिनका बोलचाल के अंदर बहुत कम प्रयोग है, लिखने के अंदर बहुत कम प्रयोग है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ते शब्द है व्यम येसाम प्रयोगम तदेव कुर्मे यदा व्यम तान शरणुम अथवा पठाम। बिल्कुल सही है, वे शब्द जिनका प्रयोग आप लोग क्या काम करते हो, सुनने और पढ़ने में क्या होता है आपका कम होता है, तो वही शब्द आपके निष्क्रिय शब्द होते हैं। और जिनका यूज ज्यादा होता है पढ़ने और लिखने में, वो होते हैं आपके सक्रिय शब्दावली होते हैं। ठीक, तो आंसर आपका फर्स्ट या आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, सामने आपको अपनी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है आपको कि यदि छात्र है कस्मिंश्च गतिविधि हो लगना है संति तदा शिक्षक से ते है सा पारंपरिक व्यवहार है। यदि छात्र किसी गतिविधि में लगन है, संलग्न है, यानी लगा हुआ है, तो शिक्षक को उनके साथ कैसा पारंपरिक व्यवहार करना चाहिए आपको बताना है। अगर वो किसी गतिविधि में लगा हुआ है तो बताओ टीचर, आप लोग बताओ, तो आप लोग कैसा व्यवहार करोगे उसको बच्चों के साथ। संदर्भानुसारम, देखो पहला वर्ड आ गया सबसे पॉजिटिव, संदर्भानुसारम। एनसीएफ 2005 जिस बात की बात करता है, एनसीएफ 2005 सबसे ज्यादा जिस वर्ड की बात करता है वो है आपका संदर्भानुसारम, यानी बच्चों को संदर्भ के अनुसार भाषा की विकास कराना चाहिए, बच्चों को संदर्भ के अनुसार पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे, कि संदर्भानुसारम भाषा है संप्रेषण से चाहे विकास सहायक है भवती, कि बच्चों को संदर्भ के अनुसार भाषा का जो है संप्रेषण कराना चाहिए, जो उनके भाषा विकास के लिए आपका सहायक होता है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा। ये वर्ड अगर आपको कहीं भी अपने एग्जाम में आपको देखने को मिले, मेरा नाम लेके इसको लगा देना, ये आपका हमेशा आपका क्या होगा, सही आपको देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो आंसर आपका पहला आंसर यहां पर आपको सही हो जाएगा। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको हमेशा सही आपको मानना है, सबसे पॉजिटिव आपका होता है। ठीक, आगे देखो भाई, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला ये भी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, मतलब क्वेश्चन नहीं जो आपका टॉपिक है, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर इति विज्ञापन वाक्यम कस्य उदाहरणम, कि जो दिल मांगे मोर का ये जो विज्ञापन है ये किसका है, आपका एग्जाम्पल है। देखो एक वर्ड आपके एग्जाम में आता है कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग का क्या मतलब होता है, ये आपके इंग्लिश में भी आता है कोड स्विचिंग का। ठीक है, तो कोड स्विचिंग का मतलब होता है जो हमारी भाषा होती है या जो हमारा विचार होता है। ठीक है, जो हमारी भाषा होती है, जो हमारा विचार होता है, तो जब वो, ठीक, जब वो एक भाषा से, सॉरी भाषा नहीं, यहां पर विचार आएगा, जो हमारा विचार होता है जब वो एक भाषा से दूसरी भाषा में जाए, ठीक है, दूसरी से पहली में जाए, तो ये होता है आपका कोड स्विचिंग होता है।
आप लोगों ने ऐड देखा रणवीर सिंह का। अब रणवीर कपूर कौन सी भाषा बोलता है? हिंदी भाषा बोलता है। उसकी जो मातृभाषा है वो जहां तक है हिंदी है मेरी नॉलेज में, ठीक। अब वो जब ऐड देने आता है कभी तो पंजाबी बोलता है, कभी ऐड देने आता है कभी साउथ की तरफ की कोई भाषा बोलने लग जाता है। तो वहां पर वो क्या काम कर रहा है? वो अपनी भाषा को स्विच कर देता है अपने ऐड के अंदर। तो जब एक भाषा से दूसरी भाषा में अपने विचारों को कर रहा है तो उसको कहा जाता है आपका कोड स्विचिंग कहा जाता है, ठीक है। यानी अपने विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में वो क्या काम कर रहा है? स्विच कर रहा है, तो इसको कोड स्विचिंग कहा जाता है। तो जैसे आपका जो एग्जाम्पल है दिल मांगे मोर का एग्जाम्पल है, ये आपका कोड स्विचिंग का आपका एग्जाम्पल है, ठीक। अगला क्वेश्चन सामने आपके अपनी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालिए। यस्याम अवस्थायाम द्वितीय मासस्य नवजात शिशु है मुक्त स्वर ध्वनिम जनयुतम शक्नोति सा कथ्यते। यहां पर कहा हुआ है कि इनमें से कौन सी अवस्था में 2 माह का जो शिशु है, नवजात शिशु है, वो मुक्त स्वर की ध्वनियों के बारे में जानना अपना शुरू कर देता है, वो आपको बताना है। देखिए, जब बच्चा होता है अपना जन्म लेता है तो जन्म के बाद बच्चा क्या काम करना शुरू करता है? रोना शुरू कर देता है, ठीक है। क्या काम करना शुरू करता है? रोना शुरू कर देता है। उसके बाद जब बच्चा लगभग 2 महीने का होता है, जब बच्चा लगभग 2 महीने का होता है तो बच्चा कूइंग करना शुरू कर देता है, यानी कि अनुकुंजन करना शुरू कर देता है, यानी कि स्वर और ध्वनियों के बारे में जानना शुरू कर देता है। अच्छा, यही था ना क्वेश्चन, तो आंसर आपका यही सही हो जाएगा, जब बच्चा स्वर और ध्वनियों के बारे में जानना शुरू कर देता है। उसके अलावा जब बच्चा स्वर और ध्वनियों के बारे में स्वर और ध्वनियों को बोलना भी शुरू कर देता है, ठीक है, मिलाकर इनका यूज करना शुरू कर देता है, तो वो होता है आपका बबलिंग होता है, यानी इसको बोलते हैं बबलाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बबलाना बोलते हैं। जैसे बच्चा बोलना शुरू कर देता है, बा बोलना शुरू कर देता है, दा बोलना शुरू कर देता है, पा बोलना शुरू कर देता है, ये आपका बबलिंग होता है, ठीक है। तो ये आपका भाषा विकास की जो आपकी स्टेज होती है ऐसे होती है। पहले बच्चा जन्म के बाद रोना शुरू करेगा, फिर अपना अनुकुंजन करना शुरू करेगा, स्वर और ध्वनियों के बारे में जानना शुरू कर देता है, फिर बबलाना करना शुरू कर देता है, ठीक है। आंसर इसमें आपका सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला एक और क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं कि भाषा कार्य शिक्षक है मेन कार्ड। मेन कार्ड क्या है भाई? मेन कार्ड का तो कुछ मतलब नहीं, मेनू कार्ड, इसको लिखो मेनू कार्ड। भाषा कार्य शिक्षक है मेनू कार्ड इत्यस्य प्रयोग करोति एतते मेनू कार्ड। यहां पर दिया हुआ है कि जो भाषा का जो शिक्षक है वो मेनू कार्ड का प्रयोग करता है। अब कहोगे मेनू कार्ड तो सर वो होटल वगैरह के अंदर, रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर जो खाना जाते हैं उसके अंदर मेनू कार्ड बना होता है, इडली डोसा सांबर वगैरह या जो भी बर्गर वगैरह कुछ रखा होता है वो मेनू कार्ड बना होता है। अब भाषा शिक्षक के पास भी मेनू कार्ड बना होता है? हाँ भाई, उसके पास भी मेनू कार्ड बना होता है, ठीक है। जो भाषा शिक्षक के पास जो मेनू कार्ड होता है ये होता है एक टीएलएम के रूप में। किसके रूप में? एक टीएलएम के रूप में बना होता है। इस मेनू कार्ड पे आपके इडली वड़ा सांबर डोसा बर्गर वगैरह नहीं बने होते, इसमें बच्चे के क्या होते हैं? आपके शब्द बने होते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे के क्या बने होते हैं? शब्द बने होते हैं। तो इस तरीके से शब्दों की जानकारी बनी होती है इस आपके मेनू कार्ड पे। इस तरीके के कुछ आपके शब्द बने होते हैं, और कुछ भी बना दो, इस तरीके का आपका ये मेनू कार्ड होता है जिसको एक टीएलएम के लिए यूज किया जाता है बच्चों को। तो इसका प्रयोग करता है एक टीचर, ठीक है। तो ये जो मेनू कार्ड है किसमें आपका प्रयोग होगा? प्रौद्योगिकी प्रयोग है एतते ता प्रासंगिक सामग्री। तो प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए तो आपका होगा नहीं। उसके अलावा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षण है प्रमाणिक सामग्री, बिल्कुल सही है। भाषा शिक्षण की ये आपकी कैसी है? एक आपकी प्रमाणिक सामग्री है। इनके माध्यम से क्या होता है? बच्चा भाषा को सीखता है। जब ऐसा मेनू कार्ड होगा तो बच्चा इन शब्दों के बारे में देखेगा, इन शब्दों के बारे में इनको ऑब्जर्व करेगा और इन शब्दों के बारे में सीखता भी है। यहाँ पर कुछ फोटो के बारे में भी दिया होता है, फोटो भी यहाँ पर लगी होती है। जब इन फोटो को देखता है तो यहाँ पर बच्चा क्या काम करता है? इन चीजों से इनको सीखता भी रहता है, ठीक है। देखता है और इनको चीजों को सीखता भी है। टीएलएम के लिए बड़ा यूज किया जाता है जो आपका मेनू कार्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सेकंड से हो जाएगा। खादितुम विद्यार्थियों जीवालुतुम जन्मयस्ति भाषा शिक्षा सामग्री रूपे ना प्रयुज्यते। आंसर आपका सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। अगला सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्या दिया हुआ है? उपचारात्मक अध्यापनम अस्ति, ठीक है। अब देखिए दो टर्म आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। एक आपको देखने को मिलता है निदानात्मक, एक आपको देखने को मिलता है निदानात्मक, और एक देखने को मिलता है आपका उपचारात्मक। ये मैंने आपको सीडीपी की मैराथन क्लास में बताया था, आज दोबारा बता देता हूं। निदानात्मक और उपचारात्मक, डायग्नोस्टिक और आपका रिमीडियल। सबसे पहले जो हमें बच्चों को क्या करनी होती है वो करना होता है, उसका निदानात्मक करना होता है। निदानात्मक में होता है इसमें बच्चों की समस्या की पहचान होती है। क्या होती है?
इसमें बच्चों की समस्या की पहचान होती है। क्या होती है? बच्चों की समस्या की पहचान होती है, जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको कई बार बताता हूं। जैसे जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास जब रोगी जाता है किसी भी इलाज कराने के लिए जब जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले रोगी का क्या काम करता है? उसका निदान करता है, उसकी समस्या की पहचान करता है कि हाँ भैया वो बताओ, हाथ को पकड़ता है या स्टेथोस्कोप लगाता है अपना, या कुछ रिपोर्ट कराता है कि हाँ भाई बता तुझे क्या दिक्कत है। जब उसका निदान करता है, समस्या की पहचान कर लेता है, उसके बाद फिर वो उसका उपचार करता है। या कोई आपने ऐसा डॉक्टर देखा है जो सबसे पहले जाते ही उसका इलाज कर देता है कि हाँ भाई चल अपना मुंह खोल, दवाई डालता हूं तेरे मुंह में, या जाते ही इसको इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद क्या काम करेगा? हाँ भाई बता अब तुझे क्या दिक्कत है। नहीं, सबसे पहले जो टीचर भी होता है वो बच्चे का निदान करता है, उसकी समस्या की पहचान करता है, और पहचान करने के बाद फिर उसका उपचार करता है। टीएलएम का यूज करता है, अपनी स्टेटी उसकी जो वो होती है स्ट्रेटेजी होती है उनका यूज करता है, अपने मेथड्स का जो है उसके अंदर अपना यूज करता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है उपचारात्मक अध्यापन जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है आपके निदानात्मक पर निर्भर करता है। ठीक है, सबसे पहले समस्या तो पता लगनी चाहिए, और समस्या एक बार पता लग गई तो फिर उसके बाद उपचार अपना अपने आप ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं वरना कौन सी गोली किसकी दी जाएगी। तो देखिए, अगर ऑप्शन को फोर्थ को देखोगे, यथ निदानात्मक परीक्षाया है पश्चात कार्यते। उपचारात्मक अध्यापन कब होगा? जब आपका निदानात्मक परीक्षण आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला सामने आपको अपनी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखितेषु किम संज्ञानात्मक शैक्षणिक क्षमता, जिसको बोला जाता है काल्प। ठीक है, यानी कि आपका कोग्निटिव, एक सेकंड, काल्प कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। एक होता है काल्प और एक होता है आपका बीआईसीएस। ठीक है, एक होता है आपका बीआईसीएस, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, आपका बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव, पूरा आ जाएगा यहां पर, और स्किल। ठीक है, ये दो होती है आपकी। एक होती है आपकी काल्प एकेडमिक लैंग्वेज, कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एक होती है आपकी बीआईसीएस बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। देखिए, दो तरीके की आपकी लैंग्वेज होती है। जो आपकी बीआईसीएस होती है, ये वाली आपकी वो लैंग्वेज होती है जो आपकी नॉर्मल बोलचाल वाली भाषा में बोली जाती है। और बड़ी क्या क्या हो रहा है? बस भाई कट रही है। ठीक है, तो इस तरीके की जो आम बोलचाल में जो भाषा का यूज होता है वो वाली भाषा होती है आपकी बीआईसीएस होती है, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल होती है। जो आम बोलचाल में जो भाषा बोली जाती है, डेली लाइफ के अंदर जो भाषा बोली जाती है, जो प्रोफेशनल भाषा बोली जाती है, जो ऑफिस वगैरह के अंदर जो भाषा बोली जाती है, वो होती है आपकी कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपकी जो आपकी ये भाषा बोली जाती है। अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपकी काल्प है, यानी कि आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज है, ये आपको पूछा है। ऑप्शन को देखते हैं कि जन्म दिवसांते दैनिकी लेखना। अब जन्म दिवस के ऊपर दैनिक का एक लेख लिखना है जन्म दिवस के ऊपर, तो कौन सी आपकी भाषा हो जाएगी? बीआईसीएस हो जाएगी आपकी या काल्प हो जाएगी? तो आपकी बीआईसीएस हो जाएगी, क्योंकि डेली वाली के ऊपर लिखना है, जो लेख लिखना है। आगे देखते हैं, ये आपकी नॉर्मल होती है, आपकी बीआईसीएस वाली होती है, ये आपकी प्रोफेशनल होती है काल्प वाली। अगला दिया हुआ है आपको जलवायु परिवर्तन से जनजीवने प्रभावे इत्यस्मिन् विषय समाचार पत्र लेखस्य लेखनम। जलवायु परिवर्तन से जो जनजीवन प्रभावित होता है, इस विषय के ऊपर समाचार पत्र के ऊपर एक लेख लिखना है। तो यहां पर कौन सी लैंग्वेज का यूज होगा आपका? अब यहां पर काल्प का यूज होगा, आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज होगा आपका। ठीक है, तो सेकंड आंसर से हो जाएगा समीपस्थ नगरे मनोरंजन उद्यान पर्यटन विषय सहपाठी भी वार्तालाप करनी है। अब देखो, जब आपस में इस टॉपिक के ऊपर वार्तालाप करोगे तो कौन सी का यूज होगा? बीआईसीएस का होगा, ना कि काल्प का। कस्मिच भोजनालय भोजनादेशाय भोजन सूचे अध्ययनम, ये भी आपका बीआईसीएस होगा। ठीक, आंसर इसमें सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते आपके अगले की ओर, और उसके बाद आपको यही ध्यान रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स पढ़ना। 30-30 आपके जो एग्जाम के अंदर आने 60 नंबर, 60 में से आपके 55 नंबर आप लोग मार के आओगे, क्योंकि टॉपिक दोनों के सेम है, कंसेप्ट दोनों के सेम है। बस आपकी एक जगह हिंदी आएगी, दूसरी जगह आपकी लैंग्वेज आपकी संस्कृत आएगी। इतना फर्क है, और बिल्कुल भी फर्क नहीं है। बस प्रैक्टिस कर लेना जितनी ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट के ऊपर या नोट्स के अंदर जो आपको क्वेश्चन दे रखे। ठीक है, ये काम आप लोग कर लेना, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथ्यते,
कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक उपभाषा है। तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट में इसको मैंने ऐड कर दिया कि सामाजिक उपभाषा कौन सी होती है। तो जो समाज में बोली जाने वाली जो उपभाषा होती है वही आपकी सामाजिक उपभाषा होती है। ठीक, तो अगर ऑप्शन देखोगे पहला कि कस्यापि समुदाय से अथवा जन समूह अस्य भाषा है विशेषता, जो जन समुदाय की जो भाषा की विशेषता बताए वही कौन सी होगी, आपकी सामाजिक उपभाषा होगी। तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर आपकी ये संस्कृत की मैराथन क्लास थी जो मैंने कंप्लीट करा दी, और यहां पर आपकी मैराथन क्लास आपकी कंप्लीट होती है। और आपको पता नहीं होगा शायद आज पूरा टाइम मेरी कमर में दर्द रहा, और ये बात बताई मैंने आपको वीडियो खत्म होने के बाद, लेकिन मैं बता नहीं रहा था, मुझे लगा क्लास खत्म करा दूं उसके बाद आपको ये चीज़ बताऊं। तो मैराथन क्लास मैंने आपको पूरी कवर करा दी, और उसके बाद अब मैं करूंगा भाई आराम, और आराम करने के बाद देखता हूँ कल मिलूंगा आपसे मैराथन क्लास के अंदर कौन सी मैराथन क्लास कराता हूँ। तो ये मैंने आज कंप्लीट करा दी। ठीक है, क्योंकि यार रोज कई कई दिन हो गए खड़े खड़े और कई सारी मैराथन क्लास कराते हुए लगातार 3 महीने से कंटिन्यूसली होते हुए, तो 20 क्लास में सही नहीं समझा मैंने, तो फाइनली ये मैराथन कंप्लीट करा दी। तो हिंदी और संस्कृत के आप लोग कर लेना, और वह मेरी बैंड बजी अब बढ़िया तरीके से। अब घर जाके अपना कुछ ना कुछ कमर के ऊपर लगाऊंगा। तो यहाँ पर आपकी मैराथन मैंने कंप्लीट कराई। ठीक है, और उसके अलावा आप लोग क्या काम करना, जितना हो सके नोट्स के अंदर जो आपको क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनको प्रैक्टिस करना, भर भर के मैंने आपको उसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना जितना हो सके आप लोग, और जो टॉपिक मैंने बताए हैं मोस्टली यही टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, इससे बाहर आपको टॉपिक नहीं आते। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हो अब एनर्जी भी इतनी नहीं बची है। ठीक है, एनर्जी भी पूरी डाउन पूरी नीचे तक जा चुकी है। तो ये सब मैंने आज आपका कवर करा है। ठीक, हाँ हाँ, मॉक टेस्ट में भाई आपके संस्कृत है का बहुत सारे पेपर आपके संस्कृत के भी, आप उनको करिए। हाँ ले लूंगा नाम भाई आपका, कोई बात नहीं। एक एक अर्जा पुर्जा जा रहा है, पहले गला गया फिर गर्दन गई, फिर कंधा गया, आज कमर गई। हाँ भाई संस्कृत है, इंग्लिश के साथ में आपकी हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों लैंग्वेज है। टोटल 120 मॉक टेस्ट है। ठीक है, इतने मॉक टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, टोटल 120 मॉक टेस्ट। हिंदी हो आपकी पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सब है उसके अंदर। सर उर्दू में भी बहुत हेल्प करेगी, है सारे क्वेश्चन इसी तरह उर्दू में भी रहता है। हाँ जी, उसमें भी हेल्प करेगी आपके। मैंने बताया कोई भी आपकी लैंग्वेज होती है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कोई भी आपकी लैंग्वेज होती है, सेम आपके यही टॉपिक होते हैं, सेम आपके यही चैप्टर होते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक, एडमिट कार्ड आपके जल्दी जारी होंगे, एडमिट कार्ड आपके जल्दी होने वाला है। ठीक है, अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ भाई, अब ज़्यादा खड़े होने की हालत नहीं है। और उसके बाद कल मिलता हूँ 8 बजे, कल देखता हूँ कौन सी मैराथन होगी, और मैराथन मेरी कितनी बची है अब आपकी। मैंने देखो सीट भी निपटा दी, कौन कौन सी मैराथन बची है एक बार नज़र डाल लेता हूँ मैराथन के ऊपर। ठीक है, सीट भी मैंने कवर करा दी पूरी की पूरी, उसको जाके देख लो। ईवीएस मैंने कवर करा दी, एनसीईआरटी की मैंने अलग कवर कराई है, पेडागोजी की मैंने अलग कवर कराई है, संपूर्ण पेडागोजी की मैंने मैराथन अलग कराई है, इसको जाके देख लो। मैथ्स की मैंने मैराथन करा दी, न्यूमेरिकल की अलग कराई है, और पेडागोजी की मैंने अलग कराई है, हिंदी की मैंने मैराथन करा दी। ठीक, उसके अलावा आज आपकी संस्कृत की आपकी मैराथन क्लास हो गई। और अब कौन सी बची है, अब बची है आपकी इंग्लिश की बची है, और सोशल साइंस की बची है। ठीक है, ये मैराथन क्लास आपकी बची है, इनको मैं करा दूंगा, जल्दी करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज की वीडियो अब यही खत्म करता हूं, और बस प्रैक्टिस करना, इनसे बाहर आपकी चीजें नहीं आएगी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बात आप लोग ध्यान रख लेना जब पेपर भी आएगा, क्योंकि ये निचोड़ है जो मैंने आपको बताया मैराथन क्लास के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं कल आपसे 8 बजे अच्छी तरीके से इसकी जो है थेरेपी वगैरह लेकर कल, और कल मिलता हूं आपसे 8 बजे। थैंक यू।